सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आप तमाम लोगों को जिन्होंने माशाल्लाह कैफ निकाला और जो है अब अपनी ज़िंदगी के पहले जो है प्रोफेशनल स्टेज पर हैं, जब आपको जो है इंशाल्लाह आर्टिकलशिप शुरू करनी है और यहाँ से जो आपका प्रोफेशनल कैरियर शुरू होगा ये इंशाल्लाह आगे चलता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है ये। फेज़ आपको बहुत कुछ सिखाएगा, किस तरीके से जो है पढ़ाई को लेकर चलना है, काम कैसे करना है, क्या सीखना है। बहुत सारी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स होंगी, पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस भी आएंगी, क्योंकि अब तक आपने इंस्टीट्यूट का एनवायरनमेंट देखा है, घर का एनवायरनमेंट देखा है। पहली मर्तबा अब जब आप जाएंगे और प्रोफेशनली जो है किसी फर्म में या इंडस्ट्री में कहीं जब आर्टिकल्स शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी तब्दीलियां पता चलेंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है जो मैंने सीखी फर्म में वो थी कि प्रेशर मैनेजमेंट, डेडलाइंस में काम कैसे करना। जब आप डेडलाइन में काम करना सीखते हैं, और हमारी फील्ड तो है ही है फाइनेंस के बारे में, मैं हमेशा कहता हूँ फाइनेंस, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, ये जो है हमारी फील्ड है, ये बेसिकली चलती है कैन डू एटीट्यूड पे। आपको जॉब डन करनी है, काम करना है, और ये आपको फिर इंशाल्लाह आगे वैसे भी जिंदगी में भी बड़ा जो है हेल्प करेगा जब आपका कैन डू एटीट्यूड एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, और इस फेज को अगर स्मार्टली लेकर इंशाल्लाह चलेंगे तो आप लोग देखेंगे कि चीज़ें आप लोगों से बड़े आराम से हो जाएंगी। और हमारे पास माशाल्लाह डिफरेंट जो है आज जो है हमारे पास जो है पैनलिस्ट हैं जो कि माशाल्लाह जो है आपसे बात करेंगे। द ग्रेट सर खलील भी, उनके जो है प्रोफाइल में थोड़ी देर में डिस्क्राइब करूंगा किस तरीके से चीज़ों को लेकर के चलना है, क्या चलना है। लेकिन याद रखें, एक छोटी सी चीज में कहूंगा, कैफ जो है वो डिफरेंट बॉल गेम था, ये डिफरेंट बॉल गेम है। अब तक आप एएफसी से आपको प्लास्टिक की बॉल से शुरू कराया है कि अपने कैफ में टेनिस की बॉल पे लाया है। अब हार्ड बॉल गेम है, हार्ड बॉल गेम है। और जो है यहाँ पर जाहिर सी बात है, अब आप फाइनलिस्ट हैं, कुछ ही सालों में इंशाल्लाह 2B CAs हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि जो है आईके भी आपको डिफरेंट लेवल पे टेस्ट करेगा। सर कैफ में बहुत सारी चीजें चल जाती हैं, खास तौर पे कोविड में जो हम आए और थोड़े से डिसिप्लिन से हट गए। हमने कहा कि सर वो एंड में आपने IS-23 के जो है ना 10 लेक्चर्स कराएं, मुझे कोई भी 5 बता दे जिनको पढ़ के मैं निकाल दूं पेपर। सही है, थोड़ा सा ये जो है अब एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि सर यहाँ पर देखें, सिर्फ जो भी हम आपको पढ़ाएंगे, सही है, मैं, सर खलील, सर मुनीर, कोई भी टीचर है हमारे, जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो एक तो वो चीज़ आपको स्टडीज़ में पेपर में काम करेगी, लेकिन वो चीज़ें आपको इंशाल्लाह इंडस्ट्री में, प्रोफेशनल लाइफ में भी काम करेंगी। सर खलील से जब आप BFD पढ़ेंगे तो सर खलील का माशाल्लाह जो एक्सपीरियंस है, सही है, रिफाइनरीज का, के इलेक्ट्रिक का, PIA का, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि यार ये BFD किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में काम करती है। अब जब इसको आपको अच्छे से सीखना है सर खलील से, तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि सर खलील को आप एंड में मैसेज कर रहे हो कि सर आप मुझे बता दें कि जो है मैं फॉरेक्स के अंदर क्या पढूं, कितनी चीज़ें जो है लेक्चर्स लूँ, मुझसे नहीं हो पाया। आप जो सही से डिसिप्लिन से करेंगे तो याद रखें, अब जो स्टडीज़ हैं वो आपको इंशाल्लाह ऑडिट लाइफ में भी काम करेंगी, और आगे जो है आपकी जो है इंडस्ट्री की लाइफ है उसमें भी बहुत काम करेंगी, जो आएंगी। चलें सर, तो ये तो कुछ बातें थी हमारी नॉर्मल, और जो है क्विकली मैं आऊँगा कुछ कॉम्बोज के ऊपर पहले बात करेंगे। आज के सेशन का एजेंडा ये है, हम आपको इंशाल्लाह कॉम्बोज के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद जो है सर खलील जो है माशाल्लाह जिनका इतना एक वास्ट एक्सपीरियंस है, वो जो है बात करेंगे इंडस्ट्री वर्सेस फर्म आर्टिकल्स। आप आर्टिकल्स के दौरान अपनी स्टडीज को कैसे लेकर जाएं। सर खलील ने माशाल्लाह जो इतनी अचीवमेंट्स ली हैं उसके पीछे क्या रास्ता, वो भी सर से जानेंगे। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम आएंगे। आपको डिफरेंट उस पर सॉफ्ट स्किल्स क्या चाहिए होंगे आपको ड्यूरिंग आर्टिकल, जिसमें आप फ्लोरिश करें, सही है, आप जो है सबसे बिल्कुल जो है अलग दिखें, सब कुछ आपका कैरियर बिल्कुल शुरू से सही गाइड जो है डायरेक्शन में जाए, उसके लिए भी इंशाल्लाह बातें होंगी। सबसे पहले सर हम आएंगे, जो बच्चे को यहाँ पर एक चीज इम्पैक्ट होता है वो होता है कि सर कॉम्बो क्या रखें। अब ये बात जो है कंफर्म हो चुकी है, और अभी इंशाल्लाह जो है ये ट्यूसडे वेडनेसडे को सर खलील ने अभी मुझे जो है बताया कि वो अप्रूव भी हो जाएगी, जो 12 मंथ्स वाली हमारी स्कीम है। तो आप लोग इंशाल्लाह जो अभी फर्म में रजिस्टर्ड होंगे, जो फर्म में आप रजिस्टर होंगे, तो इसके बाद जो है आप लोगों की अटेम्प्ट बनेगी जून 23।
सही है सर। जो ये जून 23 की इंशाल्लाह आपकी अटेम्प्ट बन जाएगी, जब आप लोग अभी फॉर्म में रजिस्टर हो जाएंगे, तो उसमें आपके पास 12 महीने एज कंपेयर टू जो पुरानी स्कीम के हिसाब से 18 महीने होते थे। अब जब आपके पास 12 महीने हैं, तब आपको ऑप्शन है कि सर मैं 2 पेपर दूं, 3 पेपर दूं। 2 तो मिनिमम है, ये बात आपको पता है कि अपने नई स्कीम में ये भी कर दिया है कि 2 पेपर मिनिमम है, 1 पेपर अब नहीं हो सकता। 2 मिनिमम है, 3 भी दे सकते हैं, 2 या 3 इज द मोस्ट जिसको बोलते हैं। 4 बहुत कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको लगता है तो वो 4 पे जाए, वरना फाइनल लेवल पे 1 साल के पीरियड में जिनके पास 1 साल है, 4 थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा क्योंकि ये फाइनल लेवल है, अलग प्रेशर है, फर्म के साथ आपको चीजें मैनेज करनी है। तो सबसे पहले आते हैं कॉम्बोज के ऊपर। हमने कहा सर फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपकी पहली अटेम्प्ट होगी उसमें आपके पास क्या क्या कॉम्बोज हैं। सेकंड अटेम्प्ट आइडियल हम उम्मीद करेंगे, और जो है पूरी उम्मीद है कि हमें अल्लाह की इजाज़त से कि आप 3 अटेम्प्ट में सीए निकाल लेंगे। बस आपके और क्वालिफिकेशन में 3 अटेम्प्ट्स हैं, बाकी इंशाल्लाह वो हो जाएंगे तो आप हो जाएंगे। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉम्बो 1 जो कि मेरे हिसाब से अब आइडियल है, सही है। बाकी जो है वो है आपने एफएफआर का कोर्स। सर अगर हम सही से पढ़ाएं, मतलब प्रॉपर चीज़ों को कवरेज दें, तो तकरीबन ये 9 से 10 महीने का कोर्स है। एफएफआर आपके पूरे कैफ के अंदर सबसे लेंथी कोर्स है, सही है सर। तो एफएफआर जो है वो आप ये समझे 9 से 10 महीने कोर्स, तकरीबन मैं उसके जब रिकॉर्डिंग आवर्स हम काउंट करें तो 400 से 425 घंटे हैं एफएफआर के। और ये वो चीज़ें जो कि आपको ऑडिट में भी काम आएगी, यहाँ पर भी काम आएगी, और इंशाल्लाह इंडस्ट्री में भी तो हर स्टैंडर्ड को बिल्कुल अच्छे से चलना है। तो मैं अक्सर क्लासों में कहता हूँ कि कैफ लेवल पे IFRS 9 को ICAP छू के भाग गया, सिर्फ 10% था सर, यहाँ पर बाकी 90% है। थोड़ा सा आइडिया दूंगा मैं आपको कि एफएफआर जो है वो सर 4 टॉपिक उसके अंदर बहुत मेन है, IFRS 9, IFRS 15, कंसोलिडेशन और लीजेस। ये 4 टॉपिक आप समझें कि हमारे 6 महीने पी जाएंगे, इनको इतनी डिटेल में हमें करना है इंशाल्लाह, सही है। तो ये एफएफआर तो फर्स्ट अटेम्प्ट में है ये। दूसरा इसके साथ जो है ऑडिट, क्योंकि सर अगर ऑडिट हो जाएगा तो MSA 1 की विंडो इंशाल्लाह आपके लिए खुल जाएगी। तो MSA 1 के लिए एक ऑडिट रिकमेंडेड है और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अच्छा यहाँ पर भी मैं कुछ ये भी गाइड करूंगा, बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं जिसके ऊपर सर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, जो मुझे खुद मेरे फर्ग्यूसन के पार्टनर ने भी कहा कि यार बच्चा फर्म में आता है और उसको पहले दिन से फिक्र होती है क्लासे, मतलब फर्म के काम में जो है ना उसका दिल ही नहीं होता है। वो बोलते हैं मैं क्लास में पढ़ता रहा हूँ। उन्होंने कहा जब से ये रिकॉर्डिंग आई है तो ये लोग फर्म में भी लैपटॉप खोल के शुरू हो जाते हैं, तो बोलते हैं यार काम फिर जो है ना वो कौन करेगा, इम्पैक्ट होता है। तो ये यहाँ पर एक मेरी जो एक रिक्वेस्ट होती है बच्चों से कि ऑडिट इज समथिंग, जब आप फर्म में जाएं 6 महीने गुजार लें, माहौल के आप आदी हो जाएं, चीजें आपको समझ में आए, एक आध क्लाइंट करें, उसके बाद आप 6 महीने आखिरी के जो आपके अटेम्प्ट से पहले वाले 6 महीने उसमें ऑडिट हो रहा है। अभी से ऑडिट ना लें, अभी से बच्चा ऑडिट भी ले लेता है, ये भी उसको पढ़ने लगता है तो शायद उसका वो इंटरेस्ट भी नहीं रहता और थोड़े टाइम में चीजें भूलने लगता है। एफएफआर आपने शुरू से उठाना है, और अब आइडियली क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो आपने BFD भी स्टार्ट कर देना है। ये मेरे हिसाब से आइडियल कॉम्बो है, एफएफआर, ऑडिट और BFD। ये 3 पेपर्स जो हैं अगर आप पहली अटेम्प्ट में इंशाल्लाह उठा देंगे तो आपके लिए चीजें आसान होंगी, सही है। इनके बाद सर सेकंड अटेम्प्ट में मेरे पास क्या होगा, सेकेंड अटेम्प्ट में आप हम उम्मीद करते हैं एफएफआर ऑडिट पास कर लेंगे तो आपके पास आ गया MSA 1। फिर आप जो है यहां पर इसके साथ SPM दे देंगे, क्योंकि सर BFD आपका निकल चुका है, SPM आप दे देंगे तो MSA 2 की विंडो भी इंशाल्लाह खुल जाएगी। और तीसरा पेपर आइडियली है वो या तो आप टैक्स दे देंगे या तो कंपनी लो, सही है। मेरी एडवाइस होती है कि अगर आप दूसरी अटेम्प्ट ही है तो आप टैक्स चाहें तो पहले दे दें, सही है। वो उसके हिसाब से कंपनी लॉ भी दे सकते हैं। टैक्स यहाँ पर आपने दे दिया तो आखिरी अटेम्प्ट में आपके पास आ जाएगा MSA 2 और कंपनी लॉ। ये अगर आपके ये कॉम्बो एक है कि आप अगर इस तरीके से जाएंगे
MSA1, SPM टैक्स, MSA2 और कंपनी लॉ, इस कॉम्बो पे जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको एक बेनिफिट भी होगा और चाहे तो आप टैक्स को कंपनी लॉ से शिफ्ट भी कर सकते हैं। कॉम्बो 2 पे आएंगे। कॉम्बो 2 पे हमने कहा सर आप FFR और जो है ऑडिट दें, और अगर आपको लगता है सर मेरे नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है, कैफ लेवल पे मुझे प्रैक्टिकल ने तंग किया है, तो उस केस में आप यहां पर SPM ले सकते हैं। आप कहें FFR, ऑडिट और SPM। मैं इसको इतना रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑडिट और SPM पढ़ने के लिहाज से कोई इनमें बहुत ज्यादा आवर्स नहीं चाहिए होते, तो शायद आप पहली अटेम्प्ट जिसमें 1 साल का पीरियड है ना उसको, वो थोड़ी सी आपकी अंडर यूटिलाइज चले जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे जरूरत होती है तो आप ये भी जा सकते हैं। कॉम्बो 3 पे हम आए तो हमने कहा सर FFR इज कांस्टेंट, BFD आ जाएगा, और आपको लगता है नहीं सर ऑडिट जो है मुझे मेरा कैफ पे भी मुश्किल से निकला था और ऑडिट में अगर सिनेरियोज आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, कैसे देखूंगा। अगर आपको लगता है कि ऑडिट आपको शुरू में नहीं बाद में देना है तो आप जो है यहाँ पर इसके साथ SPM दे सकते हैं। देखिए इसका फायदा ये होगा कि यहाँ पर भी आपका एक MSA MSA2 तो अनलॉक होने वाला है, जिसको अभी हम करते हैं। और हमने कहा कि सर ये मैं 3 को आइडियल लेकर जा रहा हूं, 2 भी हो सकते हैं, 2 में आप FFR ऑडिट, FFR BFD ये कॉम्बो भी बना सकते हैं। और सर हमने कहा सर ये हमारे हो गए कॉम्बो 3। कॉम्बो 4 एक हम कहें सर जो कि हमने कहा कॉम्बो 4 है, जिसमें हमने कहा सर FFR इज कांस्टेंट। दूसरा उसके साथ आपने कहा कि सर मैं अगर ऑडिट उठा रहा हूं, तो आपने कहा सर तीसरा मैं अगर अभी BFD वगैरह नहीं करना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि आप कंपनी लॉ लें। लेकिन ये हम इसको इतना रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि सर कंपनी लॉ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थ्योरेटिकल इम्पैक्ट है, ऑडिट है, सही है। तो ये थोड़ी सी जो हमने कहा कि चीजें हैं ये वो है, तो ये इतना रिकमेंडेड फिलहाल अब नहीं है। शायद जब 1.5 साल का इम्पैक्ट होता था तो हम कहते थे कि आप इसको देख सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि पीरियड थोड़ा सा कम है, कंपनी लो थोड़ा सा जो हमने कहा वास्ट सब्जेक्ट भी और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी उसका चीजों का हो जाए, तो ये है मेरे हिसाब से आइडियल कॉम्बो अब हमारी यही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉम्बो इंशाल्लाह बड़ा आपको हेल्प करेगी। और एक कॉम्बो 5 सिर्फ चीतों के लिए, सही है। 2 अगर आपको जाना है तो मेरे हिसाब से FFR ऑडिट बेस्ट है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके नंबर्स अच्छे हैं तो FFR BFD भी कर सकते हैं। लेकिन सर कॉम्बो 5 कुछ बच्चे अभी भी जो है हमारे जो 1 साल वाली जून 23 में जिनके इंशाल्लाह अटेम्प्ट मतलब जून 22 में अटेम्प्ट बन रही है, वो कहते हैं सर पहली दफा में 4 लेंगे। सबसे पहले तो सर खलील जो है आपसे सर 4 आप करेंगे होने चाहिए, एक फिर आप इंशाल्लाह आगे इसके ऊपर डिस्कशन भी कीजिएगा, लेकिन अभी एक हाँ या ना। Only if you start studying from the very beginning and you are very confident. सर खलील कह रहे हैं बिल्कुल only if you start from very beginning and you are very confident। देखिए 4 पेपर जो है ना उसमें आपको, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी कहता हूँ इम्पैक्ट देखें कि सर साल में छुट्टियां भी आएंगी, रमजान, मुहर्रम, ईद, आपके 2 सीजन भी होंगे, सही है। अभी जो इंशाल्लाह फर्म में जाएंगे, जून में ऑडिट सीजन होगा, तो आप ये समझें कि 1-1.5-2 महीने के लिए अफेक्टिवली आपके पास कुछ भी सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं होगा, सही है। क्लासें भी बहुत सारे बच्चों की मिस होना शुरू हो जाती हैं। दिसंबर जो बच्चे जो है फाइनेंशियल सेक्टर्स पे उसमें जाएंगे, सर दिसंबर ईयर एंड एक होता है, तो अब दिसंबर में भी आपके पास टाइम की किल्लत होगी। तो 1 साल की 1.5 साल की विंडो में तो हो जाता था, 1 साल की विंडो में थोड़ा सा 4 का मसला है। हाँ, लेकिन अगर कोई चाहे तो फिर तो सर ये बड़ा ऑब्वियस है, FFR ऑडिट, BFD और SPM, ये आपने 4 लेने हैं ताकि फिर आप अगली अटेम्प्ट में भी आप जब इतने चीते हैं, जब आपने पहली दफा में 4 दे दिए तो दूसरी दफा भी दे दे, चले 3 दे दे। कंपनी लो, टैक्स, MSA1 और MSA2। ये वैसे मैं आपको इसमें थोड़ी सी एक बताऊं, तकरीबन मेरे सामने जिंदगी में 10-15 बच्चों ने ये किया है, और उसमें से सक्सेस रेशो में बताऊं तो 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसमें सक्सेस ली। और जो 3 और 4 बच्चे थे उनमें से 4 में से 2 तो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे थे।
सही है। बाकी थोड़ा सा सर कहीं ना कहीं बच्चों का एक आध पेपर इस वजह से रुक ही जाता है, क्योंकि वही बात के फर्म के साथ थोड़ी सी चीजें मैनेज करना मुश्किल होती है। खैर यहाँ पर आते हैं, जब आप ये देंगे तो आपने फिर MSA 1 देना है, और हमने कहा सर दूसरी उसमें आपने जो है BFD दे देना है, लाजमी BFD उठाना है दूसरी अटेम्प्ट में। फिर आपने जो है टैक्स या कंपनी लॉ में से एक दे देना है, और एंड में MSA 2 कंपनी लॉ। जब आप यहां पर आते हैं तो अब आप MSA 1 नहीं दे सकते, आपका अनलॉक नहीं होगा, आपने MSA 2 देना है। यहां पर आपने ऑडिट देना है और टैक्स दे देना है, तो आप MSA 1 और कंपनी लॉ थर्ड अटेम्प्ट में दे देंगे। सही है सर। फिर हम आते हैं कॉम्बो 4 की तरफ। कॉम्बो 4 में आप कंपनी लॉ पहले देने, तो आप यहां पर MSA 1 पे आएंगे, फिर BFD लाजमी हो गया है आपके लिए, और तीसरा पेपर होगा मेरे हिसाब से SPM। BFD SPM आपने दे दिया, आपने कहा चलें सर। फिर आया MSA 2 और टैक्स। तो सर ये कुछ पॉसिबल हैं, 2 पेपर देने हैं तो FFR ऑडिट या FFR BFD। सही है, कोई तीसरी उसमें जो है राय नहीं है। ये कुछ कॉम्बोज हैं जिनके ऊपर जो है आप सोच सकते हैं। किस हवाले से, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर भी बहुत सारा बच्चा कहता है कि सर गैप्स वगैरह, मैं कहता हूँ क्योंकि आपके मेजॉरिटी ऑफ द पेपर्स आर ओपन बुक। सही है, आपके यहाँ पर पेपर्स यूजुअली ओपन बुक है। ओपन बुक में आपको कुछ याद नहीं करना, आपकी सिनेरियोज की प्रैक्टिस वगैरह, और प्रैक्टिकल पेपर्स में शायद जो है मेरे हिसाब से गैप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मिल जाए तो इज वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई वो नहीं होता। हाँ, बट यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो है अगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ आपको इंशाल्लाह चीज़ें मिलें, मतलब टीचर का भी अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो और जो है बाकी का भी हो। KNS में हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी फाइनल की फैकल्टी है सबका प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। सर खलील जो है माशाल्लाह लीडिंग, सर खलील ने माशाल्लाह सर पाकिस्तान रिफाइनरी से शुरू किया था आपने कैरियर, वहाँ पर ट्रेजरी को माशाल्लाह हेड किया। इसके बाद K इलेक्ट्रिक में सर खलील ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हेड किया, इंटरनल ऑडिट, सप्लाई चेन। तो सर का माशाल्लाह बड़ा एक वास्ट एक्सपीरियंस है। PIA CFO रहे सर के, जो है जब सर के पीरियड में PIA ने माशाल्लाह बड़ी ग्रोथ की, और जो है ICAP के यंगेस्ट प्रेसिडेंट माशाल्लाह। उसके अलावा सर की ये सब तो मैंने प्रैक्टिकल, बहुत कम ब्लेस्ड होते हैं यहाँ पे, मैं आपको बताऊं मेरा अपना मैंने जाती वो देखा है। अगर कुछ लोग पढ़ाई के लिहाज से बहुत तेज हों तो शायद वो प्रैक्टिकल लाइफ में इतना परफॉर्म नहीं कर पाते। सर खलील माशाल्लाह एज एन एक्सेप्शन। पढ़ाई में सर के जो है माशाल्लाह 5 गोल्ड मेडल थे सर से, ये फाइनल में 5 गोल्ड मेडल थे। और मुझे याद है सर ने एक दफ़ा बताया भी था सर के, कहीं शायद आपको बुलाया भी गया था ICAP में कि डिफरेंट चेकर से आपकी कॉपीज चेक करवाई, और सबके हिसाब से नंबर्स वगैरह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो सर का ये तो 5 गोल्ड मेडल, सर आप ये देखें कि एक तो अकेडमिकली माशाल्लाह 5 गोल्ड मेडल, उसके बाद प्रोफेशनल, मतलब मैं शायद माशाल्लाह फखर से कहता हूँ सर मेरे मेंटोर भी हैं, बहुत सारी चीज़ों में करेक्शन भी करते हैं, समझाते भी हैं कि मतलब इतना मैंने अचीवमेंट वाला क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं देखा। और ये सब चीज़ें तो मैंने कहा ना कि सर की जो अचीवमेंट नज़र आती हैं उससे सबसे बड़ी अचीवमेंट BFD इस वक्त मेरे ख्याल में जितने भी हमारे जो है क्वालिफाइड जो है लोग हैं CAs हैं, आप ये समझें जो BFD इस वक्त जो है रिसेंट जो सर के बाद वाले हैं, तकरीबन 80 to 90% जिन्होंने BFD पढ़ा है वो सर से पढ़ा है। तो आप सोच लें सर का स्टूडेंट बेस माशाल्लाह कितना होगा। सर किसी भी बताते हैं सर के मुल्क में जाते हैं तो सर को माशाल्लाह वहाँ पे स्टूडेंट हो जाते हैं। तकरीबन 20-22 साल से सर माशाल्लाह जो है टीचिंग मतलब इस फील्ड में जो है, और बहुत मतलब उनका BFD का एक्सपीरियंस है, और जिस लेवल पे सर ने चीज़ों को लीड किया है। तो जो बच्चे इंशाल्लाह इनसे BFD पढ़ेंगे, तो मैं आपको ये बात हल्फिन अपने तजुर्बे से, मैंने भी सर से पढ़ा, बता सकता हूँ कि वो सिर्फ पढ़ेंगे, मतलब ये BFD नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा जो आपको लेसन्स मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको इंशाल्लाह ज़िंदगी भर याद रहेंगे। क्योंकि जो सर का तजुर्बा है, कुछ अल्लाह ने जो सर को ब्लेस किया एकेडमिकली और जो है इंडस्ट्री प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से, तो वो चीज़ें जब आपको और मुझे पता चलती हैं तो हमारा भी सोचने का एंगल बिल्कुल अलग हो जाता है। तो सर खलील को मैं दावत दूंगा कि सर आएँ, और सर आप डिफरेंट कॉम्बो के ऊपर भी जो है बात करें, या और भी जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर आप बात भी करें। आपको सर बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, तो
सर खलील के लिए तालियां भी हो जाए। और Thank you so much, Hassan, for a very kind introduction. I feel very humbled. Thank you so much. अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक हसान साहब ने बहुत सारी बातें बड़ी समराइज्ड वे में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताई। सबसे पहली बात जो उन्होंने की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहा है, विच इज़ द आर्टिकलशिप, जिसमें आप ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और जो फंडामेंटल चीज़ है वो है हाउ टू बैलेंस आउट थिंग्स। जब आप आगे बढ़ते हैं ना, मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं, सर्जन हैं वो, यार टाइम नहीं है। तो मैं उन्हें एक बात कहता हूँ, मेरे पास ज़िंदगी में हर उस चीज़ के लिए टाइम है जिसकी प्रायोरिटी है। तो यू लर्न द लेसन ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। एक्चुअली दीन का, डिवाइन विजडम का जो मामलात का लेसन है वो भी यही है। आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए पर आप अच्छे बाप ना बन सके, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, अच्छे प्रोफेसर बन गए, अच्छे भाई ना बन सके, अच्छे पड़ोसी ना बन सके। आप अच्छी डॉक्टर बन गए, अच्छी माँ ना बन सकी, अच्छी बहन ना बन सकी, है ना। तो और अच्छे कुलीग ना बन सके प्रोफेशनल लाइफ में अपने। So it's all about balancing out. An articleship actually teaches you a lot how to balance out your studies, right? Not just your studies and your work, but how you manage the competing priorities. कि seniors भी हैं, manager भी है, client भी है, right? साथ में पढ़ना भी है, घर की भी priorities हैं, and then you balance out, you prioritize and reprioritize. इसमें सबसे important है, और आज के दौर में शायद उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना हमारे दौर में होता था, वो आपका सेल्फ डिसिप्लिन। मुझे बड़ी फिक्र है, और इसी के बाद फिर मैं ये कॉम्बो की बात करूँगा कि हमारा रिजल्ट जनरली कैफ और सीफेप में ख़राब होता जा रहा है, और उसकी वजह ये ऑनलाइन क्लासेस की जितनी कन्वीनियंस है उतना डिज़ायर्ड डिसिप्लिन लोग अचीव नहीं कर पा रहे, रिजल्ट ख़राब होता जा रहा है। अब उसमें इनडिसिप्लिन का ये है कि बीएफडी के पिछले सेशन में अगर 90 से 100 स्टूडेंट्स से पूरे एनरोल्ड, तो जब मैं वेबिनार लेता था तो 15 से 20 आते थे कि रिकॉर्डेड लेक्चर है, वेबिनार आधे एक घंटे का, कि आके इंटरेक्शन करें, क्वेश्चंस पूछे, डिस्कशन करें। तो हमारी लिथर्जी और कंप्लेसेंसी का ये आलम था कि 15 से 20। मॉक 3 लिए हमने, कल जो आखिरी मॉक हुआ, और मैं दावे से कहता हूँ कि इस तरह के मॉक होते हैं कि जो इसमें क्वालिफाई होता है, इल्ला माशाल्लाह फिर जाके कहीं आई कैप में जो है ना ऐसा अनफॉर्चुनेट होता है कि वो रह जाए। अगर उस मॉक के लेवल पे आ जाए, अगर आई कैप का पेपर यहाँ है तो मॉक का लेवल हम यहाँ रखते हैं। तो टोटल मुझे उनसे पूछा कल कितने बच्चे आए, मैंने कहा जी सर 14 से 15 बच्चों ने अटेम्प्ट किया। आउट ऑफ द 90 to 100, 95 में से 15। यू नो व्हाट डज इट शो? इट शोज द लैक ऑफ डिसिप्लिन। होता क्या है कि अब आप कहते हैं ना जी रिकॉर्डेड लेक्चर है, जो आपको हसान साहब ने अभी बताया, ही इज अ ग्रेट टीचर माशाल्लाह, है ना। एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम हिज स्टूडेंट्स हाउ पैशनेट ही इज अबाउट टीचिंग एंड फॉर हिज स्टूडेंट्स। ये पूरी रात स्टूडेंट्स को जवाब दे रहे होते हैं। सवालात ऐसे आते हैं, अभी भी मैं आपके आने से पहले कुछ स्टूडेंट्स को बीएफडी के ग्रुप पे जवाब दे रहा था, तो मैंने कह रहा था कि ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है, तुमने फलां लेक्चर नहीं सुना क्या? सर सुने तो सारे थे, पता नहीं कैसे सुने थे, है ना। बल्कि उसको खुद कुछ दोस्त सवाल करते हैं, कुछ कुलीग ही कहते हैं कि भाई ये बात तो सारी उस लेक्चर में लिखी हुई है, तुमने नहीं सुना क्या? तुमने देखा नहीं क्या ये? या तुमने वो 1.5 और 2 की स्पीड से लेके निकल गए, क्या किया तुमने? तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ये मैं आपको अभी से ये बता रहा हूँ। और जो मैंने ये बात की कि 4 पेपर इसलिए वो है कि एक तो जब आप फर्म में आते हैं तो फर्म में उस क्लाइमेट से अक्मलेटाइज करने के लिए अपने आप को आपको 2-3 महीने तो वैसे ही चाहिए होते हैं ना। तो जब आप जाते हैं क्लाइंट पे थोड़ा रगड़ा खाते हैं, आपको कहते हैं चाहिए आर्टिकलशिप, है ना, तो वो चाय भी बना रहे हैं आप, और जो है वो क्लाइंट के साथ क्लाइंट भी आपको रगड़ा देता है, एंड दैट्स व्हाट यू लर्न एक्चुअली। तो ऑन अ लाइटर नोट, तो सीनियर की बातें भी सुन रहे हैं, रात 12 बजे तक भी बैठ रहे हैं। तो जब आप उस 1-2 महीने आपको उस प्रोसेस में लग जाते हैं टू सेटल डाउन, तो इसलिए 3 पेपर जैसे हसान साहब ने कहा ये आइडियल है, राइट।
और 3 पेपर 1 साल में होने चाहिए। और ये बैलेंस आउट आपको सीखना है। आपने काम में भी ऐसा नहीं करना है कि आपने काम को कंप्रोमाइज करके पढ़ाई करनी है। नॉट अ बैड रेपुटेशन देयर, बिकॉज दैट रेपुटेशन इज गोना कॉस्ट यू अ लॉट और हेल्प यू अ लॉट। अगर आपकी अच्छी रेपुटेशन है, हम जब कोई हायर करते हैं ना, हमारी फ्रेटर्निटी बड़ी छोटी है, तो मैं उठाता हूँ ठग से उसके पार्टनर को कॉल करता हूँ, ये बच्चा कैसा था, क्योंकि जिसने 4 साल उसके साथ गुजारे हैं उससे अच्छा मुझे कोई फीडबैक नहीं दे सकता। मैं 1 घंटे या 2 घंटे का भी इंटरव्यू कर लूँ, जो फीडबैक मुझे वो देगा 10 मिनट के अंदर, वो 2 घंटे के इंटरव्यू से ज़्यादा बेहतर और वैल्यूएबल होगा मेरे लिए प्रोफेशनली। तो नॉट जस्ट मी बट एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज अ CFO और अ डायरेक्टर फाइनेंस इज हायरिंग गाइस, वो आपका इंटरव्यू तो करेगा, उसके बाद उठाएगा, और हमारी इतनी क्लोजली नेट कनेक्टिविटी होती है, या उसके डायरेक्टर को, आपके सीनियर मैनेजर को या पार्टनर को कॉल करेगा और कहेगा भाई बताओ। और बाद औकात आपकी रेपुटेशन अच्छी हो तो पार्टनर खुद पुश करता है यार ही वाज वन ऑफ माय बेस्ट ट्रेनी बड़ी, है ना, आई एम सेंडिंग हिज CV, डू हैव अ लुक। तो वो भी खराब नहीं करनी है आपने, लेकिन उसके साथ इतना भी उसमें नहीं जाना कि पढ़ाई ना हो सके। ये बैलेंस आउट करना है आपने। और उस बैलेंस आउट में डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, और फिर ये डिसिप्लिन मजीद इंपॉर्टेंट हो गया जब ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ गए। मसला है ना हमारे साथ, ये जो स्मार्टफोन्स आ गए हैं, इन्होंने स्मार्टनेस का बेड़ा गर्क भी कर दिया है ना। अब बड़ा मुश्किल होता है ना कि वो कंसंट्रेशन के साथ 15 मिनट के बाद जब से बेल बजी है ना, अब आपको महसूस होता है पता नहीं कोई दिल विल ना टूट जाए, फौरन जवाब दे दूं है, तो भाई बंद कर दें इसको थोड़ी देर जब आप लेक्चर सुन रहे हैं। कोई नहीं, 3 घंटे में 2 घंटे में नहीं दिल टूटते, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। तो आप इधर फोकस करें जो है ना उस रिकॉर्डेड लेक्चर पे। और रिकॉर्डेड लेक्चर में एक और मुसीबत होती है, जब प्रैक्टिस क्वेश्चन आता है ना, क्लास में तो 100 बच्चे बैठे होते थे, 100 भी बैठे हो ना, तो हमें पता है कि उनकी शक्लों से पता चल जाता था, उनके काम से कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस लेवल पे। तो वहीं फीडबैक दे दिया कि बेटा ये इसको ऐसे करें, वो टाइम देते थे आप। अब रिकॉर्डेड लेक्चर में ये है कि वो प्रैक्टिस कौन करे। अब सर ने क्वेश्चन बड़ा जल्दी से सॉल्यूशन देख लेता हूं मैं। एक चीज को BFD के पेपर में और FAFR दोनों में, हर कंप्यूटेशन में और बाकी पेपर्स में है, लेकिन ज्यादा कंप्यूटेशनल पेपर्स में है, ये एक चीज होना कि जी मुझे समझ में आ गया है समथिंग, टू बी एबल टू डू इट योरसेल्फ इज कंप्लीटली डिफरेंट। अनलेस यू डू इट योरसेल्फ यू विल नॉट बी एबल टू डू इट इन एग्जामिनेशन। ये दुनिया के किसी साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से, किसी न्यूरोलॉजिस्ट से, जिससे आपका दिल चाहे, हकीम साहब से पूछ लें आप, वो आपको बता देंगे कि एक चीज का समझ में आ जाना है समथिंग एल्स, टू बी एबल टू डू इट योरसेल्फ इज कंप्लीटली। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं समझ में आ गया लेकिन हो नहीं रहा, तो बेटा प्रैक्टिस करोगे तो होगा ना। खाली समझ में आना इज वन पार्ट ऑफ इट, आपके हाथ में मेमोरी होती है यार, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते तब तक यू डोंट रियली अंडरस्टैंड। तो वो भी FAFR में कंप्यूटेशनल सब्जेक्ट में लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और रिजल्ट खराब हो रहा है इसकी वजह से। वो क्या करते हैं जी, वो देखा और क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा जी हाँ ठीक है समझ में आ गया मुझे, ठीक है। आपको मैं यकीन से दिलाता हूँ, आप 4 क्वेश्चन ऐसे देख लें और कहें मुझे समझ में आ गया, एक दिन के बाद जरा अटेम्प्ट करें, आप उसमें 25 मिस्टेक्स करेंगे, अनलेस यू डू इट योरसेल्फ, ठीक है। तो ये सारी बातें प्रीएम्बल इसलिए हो गई कि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी खुद हो गई। पहले हम पे भी जिम्मेदारी होती थी, इसलिए कि क्लास में जब आप आते थे तो हम आपको फीडबैक भी देते थे, बिठाते थे वो क्लास में। अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हम आपको ये तलकीन ही कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं कि हैव मोर डिसिप्लिन। मैं आपको बताऊं ना, 3 मॉक्स दिए ना हमने, तीनों में यही अटेंडेंस है, 10% से 12% लोगों ने मॉक अटेम्प्ट किए। अब बाकी 80-90 को क्या करें हम, सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं भाई कर लो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है, तुम्हें तो फ्री सर्विस मिल रही है ना, तुम्हें मॉक भी मिला और तुम्हें कहा गया कि तुम ये अटेम्प्ट करके दो, तुम्हें ICAP के स्टैंडर्ड पे चेक करके पेपर मिल जाएगा। और बिल्कुल इस स्टाइल से करते हैं, पढ़ाता मैं हूं तो पेपर मैं नहीं बनाता, मैं किसी और टीचर से कहता हूं कि आप पेपर बनाएं और आप चेक करके दें और सख्ती से चेक करके दें और फीडबैक दें। तो आपको इंडिविजुअल कॉपी पे एक टीचर लेवल को फीडबैक दे रहा है उस स्टैंडर्ड के ऊपर, लेकिन हमारा क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, हम इससे बेनिफिट नहीं लेते। एंड दिस इज नॉट यूनिक टू माय सब्जेक्ट, यू आस्क हसन, यू आस्क एनी अदर टीचर, दिस इज हैपनिंग। तो आपकी अपनी सिंसियरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू कॉम्बोज, this of course is the best combo in my way because it includes your computational subjects, it also includes a theoretical subject which is relatively easier, ठीक है। it balances out के 2 बड़े पेपर्स और एक आपका relatively less time consuming पेपर, और इससे आपका MSA भी अनलॉक हो रहा है, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ही आप ये सब्जेक्ट्स पढ़े इमीडिएटली उसके बाद MSA दें,
क्योंकि कोर्स आपका ऐसे डिजाइंड है कि लेवल 3 का कंटेंट यहां है, एमएसए में कंटेंट का लेवल नहीं बढ़ता, ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। एमएसए में ऑडिट और एफएफआर का कोई लेवल इंक्रीज नहीं होगा एग्जामिनेशन का, लेकिन ये दोनों केस स्टडी फॉर्म में एग्जामिन कर दिए जाएंगे। द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इज डिफरेंट, द लेवल रिमेन सेम, इससे ऊपर लेवल नहीं है। लेवल 3 स्टडी यहां हो गई। स्टडीज के आईकेप के पैटर्न में 3 लेवल्स हैं सिलेबस के, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 लिखा हुआ होता है, आपने कभी देखा हो तो। लेवल 3 यहां कंप्लीट हो गया, तो इसके इमीडिएटली बाद ये देना सबसे आसान है। जितना टाइम वेस्ट करेंगे फिर उतना मुश्किल हो जाएगा, यू विल हैव टू रिवाइज देम अगेन। तो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि इन्हीं का इसका सबसे ज्यादा सिलेबस है। उसके बाद जो दूसरा बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा मेरे हिसाब से ये होगा कि आपको फिर एमएसए में ले जाए, है ना। इसमें भी ये वाला जो लेवल है, ये लेवल रिमेन सेम, है ना। एमएसए 2 अनलॉक हो गया आपका, और साथ में आपका एफएफआर हो गया। ठीक है, एफएफआर के साथ आप ऑडिट पढ़ते रहे, फिर आप थोड़ा सा आपको ये मुश्किल आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सेकंड बेस्ट है कि फिर आप एमएसए 1 बाद में जाके दे रहे होंगे, थोड़ी सी आपको इस एफएफआर की रिवीजन करनी पड़ेगी, राइट, व्हेन यू गो इनटू एमएसए 2। सो दीज आर द 2 बेस्ट कॉम्बिनेशंस। दिस कॉम्बिनेशन इज ओनली फॉर समवन जो कि समझता है कि उसके पास टाइम की भी बैंडविड्थ है, वो बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड है और वो कर सकता है, उसकी पहले भी हिस्टोरिकली रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो उसके लिए तो हम शायद ये कहेंगे, बट दिस इज फॉर फ्यूअर स्टूडेंट्स, नॉट फॉर जनरली। लेकिन ये तो आपके पास बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बाकी आप कोई जो ना 25 लोग 25 मशवरे भले दें, आपको ये देखना है कि आपके लिए कितना क्या बेहतर है। जनरली फॉर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्ली दिस इज बेस्ट, और आप समझते हैं कि समथिंग इज यूनिक टू यू फॉर विच यू फील सम अदर कॉम्बिनेशन इज बेस्ट बेटर फॉर यू, you can consult Hassan, you can consult me or any teacher, but generally we advise these 2 combinations। और जिसको नंबर से बहुत ज्यादा एलर्जी है कि जी सर मैं नंबर्स देखता हूं तो जो ना रात को नींद भी थोड़ी डिफरेंटली आती है, रात को भी ख्वाब में नंबर्स आते हैं, तो फिर शायद वो ये ले ले। दिस इज थर्ड, दिस इज फर्स्ट आई वुड से, दिस इज आई वुड से सेकंड, एंड दिस इज थर्ड। हसन साहब ने जैसे आपको गाइड किया, ये और ये बाकी बहुत, ये तो शायद इस वक्त नॉट रिकमेंडेड यू। लॉ का बहुत बड़ा सिलेबस भी है, ओपन बुक भी है, ठीक है, तो शायद, और ये तो फॉर फ्यूअर स्टूडेंट्स है। तो दिस इज अबाउट द कॉम्बोज। नाउ कमिंग अ बिट अबाउट योर आर्टिकलशिप एंड अबाउट वेयर टू गो, इंडस्ट्री वर्सेस, ये भी बहुत सारे लोगों के सवालात आते हैं कि जी इंडस्ट्री है या बिग 4 में नहीं हुआ तो क्या हो गया, तो कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है। मैं आपको बताऊं, अब वर्ल्ड बहुत चेंज हो रहा है। दिस वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स फ्रीलांसिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। हमसे पहली जनरेशन की दुनिया और थी, हमारी दुनिया बिल्कुल और है। हमसे जो पहली जनरेशन थी उसमें हर 10 साल 15 साल बाद कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आती थी, कोई इवेंट होता था, बड़ा डिफरेंट पेस थी लाइफ की। हमारी जनरेशन में लाइफ उसकी पेस चेंज हो गई, थोड़ी और डिस्ट्रप्शन जल्दी आ गई, है ना। अब हर साल 2 साल बाद जो है ना कोई नई चीज आती है और आपको चेंज करती है, आपकी उसमें और ज्यादा हो रही है। और आपके यहाँ अब ये चीज कोविड ने एक चीज कर दी जिसके कुछ प्रॉस हैं कुछ कॉन्स हैं, वो ये है कि कनेक्टिविटी को बहुत बढ़ा दिया। आप सोचें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन जो 1 घंटे की मीटिंग के लिए कहते थे कि इस्लामाबाद आ जाए, तसव्वुर नहीं था कि जूम पे मीटिंग हो, है ना। मैंने गवर्नमेंट की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कैबिनेट की होती है उसकी मीटिंग भी जूम पे अटेंड की है। तो मतलब इतनी तब्दीली कोविड ले आया, जहाँ पॉसिबल नहीं होता था कि जी 1 घंटे की मीटिंग के लिए और सेक्रेटरी साहब बुलाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा, मिनिस्टर साहब बुलाएंगे तो हम जाते थे। 1 घंटे की मीटिंग के लिए ऑल द वे 25 लोग जा रहे हैं, अब वो खत्म हो गया। तो जब इतनी अडैप्शन गवर्नमेंट सेक्टर में आ गई तो प्राइवेट सेक्टर में तो ये बहुत बढ़ गई है ना। एंड उससे हो क्या रहा है, उससे हो ये रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को भी ये सूट करता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट ना करे, फिक्स्ड पेरोल पे इन्वेस्ट ना करे, राइट। उससे हो यह रहा है कि फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स बहुत बढ़ गए, राइट। एंड अ लॉट ऑफ आवर कोलीग्स आर सेटिंग अप और डूइंग देयर ओन वर्क इन मिडिल ईस्ट। अभी हमारे कोलीग थे जो कि ईवाई में थे और ईवाई से गए, अभी 100 लोगों की उन्होंने अपनी फर्म बन गई है जो कि बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई में 3-4 लोगों ने बनाई है। इतना काम हो, कहते हैं यहाँ आए थे कि सर हमें
आउटसोर्सिंग का हब बना दें या हम यहाँ पे लोग हायर करना चाहते हैं 20-25, क्योंकि अब तो कनेक्टिविटी है, हमें इतना काम है, हमारे पास 100 लोग भी कम पड़ गए, यू नो। एंड सम पीपल आर ज्वाइनिंग देम एज नेटवर्क, राइट, कि उनकी अपनी यहाँ फर्म है, वो उनके लिए भी काम कर रहे हैं, वो लोग भी दे रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपका स्किल सेट नाउ बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, योर स्किल सेट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। आप 60-70% लोग, फिर मैं एक और डायमेंशन देता हूं, फिर इस बात को समराइज करता हूं। 60-70% ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रॉम आवर कंट्री अकाउंटेंट्स वो इंडस्ट्री में काम करते हैं जाके, जो कि हमने स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे। 30% मैक्सिमम, बहुत 35% वो प्रोफेशन में रहते हैं। प्रोफेशन उसको कहते हैं फर्म्स, अश्योरेंस, एडवाइजरी एंड ऑल इज कॉल्ड अकाउंटेंट्स इन प्रोफेशन। ग्लोबली अकाउंटेंट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, अकाउंटेंट्स इन प्रोफेशन यानी जो ऑडिट एडवाइजरी फर्म्स, एंड अकाउंटेंट्स इन बिजनेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, या एजुकेशन में या गवर्नमेंट सेक्टर में, दे आर कॉल्ड अकाउंटेंट्स इन बिजनेस। ठीक है, 70% ऑफ अकाउंटेंट फ्रॉम पाकिस्तान दे बिकम अकाउंटेंट्स इन बिजनेस, राइट। तो अब इंडस्ट्री आर्टिकल्स खोलिए, तो इंडस्ट्री आर्टिकल चिप आपको, अगर आपने अल्टीमेटली जाके यूनिलीवर में काम करना है या आपने शेल में काम करना है या आपने पीएसओ में करना है, तो इट्स ऑल द मोर गुड दैट यू गेट ट्रेन्ड इन दोज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और आप उन ऑर्गेनाइजेशन में अगर ट्रेन हो जाएंगे और आप 4 साल अच्छा काम करेंगे, वो क्यों छोड़ेंगे आपको अपने ट्रेन रिसोर्स को। योर एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडस्ट्री इंक्रीजेस इफ यू आस्क मी। ये लोगों की मिथ है कि यार वो जो फर्म के अपने वो हैं बेनिफिट्स हैं और इंडस्ट्री के अपने बेनिफिट्स हैं। लोग ये कहते हैं यार मैं इंडस्ट्री में आर्टिकल करूंगा एक्सपोजर नहीं मिलेगा। भाई क्यों नहीं एक्सपोजर मिलेगा, ये यूनिलीवर वाले ग्लोबल लीडर्स बनाते हैं, है ना। अब पीआईए में हमने 20 लोग हायर किए, जो एक्सपोजर मैं समझता हूँ उनको मिलेगा। इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी दुनिया में ऑफिसेज हैं, पूरी दुनिया में ऑपरेशंस है ना। 10,000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी, उसका जो टैक्स ही है वो पूरी दुनिया का टैक्सेशन सिस्टम, वहाँ पे टैक्स के बंदे को बैठ के मॉनिटर करना पड़ता है। वो एक्सपोजर आपको किसी फॉर्म में नहीं मिलेगा, उसका डिफरेंट एक्सपोजर है। वो तो हमें खास बंदे होते हैं जो हमें हायर करने होते हैं। उसका जो ERP का सिस्टम है, जो रेवेन्यू अकाउंटिंग सिस्टम, स्पेशलाइज सिस्टम है जो एयरलाइंस में ऑपरेट करता है, और उसके जो नुआंसेस हैं कि आपने जो है वो जहाज़ का दरवाज़ा बंद होते ही आपने अपने प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करना है, ऐसा एक्सपोजर आपको किसी फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो उसका अपने एक्सपोजर्स हैं। और जो बंदा वहाँ से ट्रेन होता है उसको एयरलाइन हाथों हाथ कोई उठाती है, वो PI भी नहीं छोड़ेगी उसको, यू नो। सो इंडस्ट्री हैज इट्स ओन एक्सपोजर। उसमें आप मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में चले गए, HR में चले गए, अकाउंट्स में चले गए, वो जो आपको मल्टी फैसेट एक्सपीरियंस मिल गया वो अलग है। इंडस्ट्री का फायदा ये है कि आपने मल्टीपल इंडस्ट्रीज देख ली। फर्म का सारी फायदा ये है कि आप फर्म में चले गए तो आपने एक ऑडिट यहाँ कर लिया, तो एक बैंक का कर लिया लेट से, और एक आपने प्रोविडेंट फंड भी देख लिया, बैंक भी देख लिया, NBFC भी देख लिया आपने, या आप मैन्युफैक्चरिंग में चले गए तो आपने एक इंडस्ट्री ये भी देख ली, एक दूसरी भी देख ली। तो वहाँ थोड़ा इंडस्ट्री का एक्सपोजर है, लेकिन है सिर्फ अकाउंट्स एंड ऑडिट। यहाँ आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस है, या आपकी हैंड्स ऑन अकाउंट्स की ट्रेनिंग भी हो रही है, ERP की भी ट्रेनिंग हो रही है, टैक्स की भी हो रही है, मार्केटिंग का, ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। यू बिकम अ मोर बिजनेस, फाइनेंस प्लस बिजनेस लीडर, यू नो। तो इन दोनों ही अच्छी हैं मुझसे अगर आप पूछें। माई ओन नेफ्यू, he asked me where should I go, and I advised, he had the option to go into a Big Four and he got inducted in Unilever. I advised him to go into Unilever and he's there. And the kind of exposure that he is getting, if you ask me from a global perspective, is better than a Big Four experience, right? तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, ठीक। फिर अगर आपको Big Four में नहीं हुआ और relatively SMP में चले गए आप, तो लोग समझते हैं पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई SMP के एक्सपीरियंस की अपनी बड़ी वैल्यू है अगर आप उसको यूज करें। मेरा इस वक्त जो पर्सनल मोस्ट ट्रस्टेड टैक्स कंसल्टेंट है, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैं समझता हूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट टैक्स कंसल्टेंट है, वो SMP का ट्रेंड है, ठीक है, जिसको शिवनिंग स्कॉलर मिली, स्कॉलरशिप भी मिली, ठीक है, और जनाब वो UK से LLM करके आया। मतलब ये आपके अपने इनर उस पे है ना। और पाकिस्तान की लीडिंग पर्सनालिटीज उसको जो है ना, और बिजनेसेस का वो टैक्स एडवाइजर है इसको। ही वाज ट्रेन्ड इन ओनली SMP, बट द फैक्ट दैट ही हैड दिस पैशन ऑफ, एंड ही, उसने अपने लिए एक और निश बना ली, है ना।
always far better than many trained in Big Four. Right? There's absolutely no issue. If you go to a SMP, तो SMP में उसका डिफरेंट तरह का क्लाइंटेल आपको मिल रहा होता है, वो आपको इकोनॉमी का डिफरेंट फैसेट आपको मिल रहा होता है, ठीक है। उसमें आपका लेवल, इंटरेक्शन का लेवल जो है ना, वो सीनियर लेवल पे और ज़्यादा हो रहा होता है। बट वो आपको अगर अपनी फॉर्म बनानी है तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी जो है ना वो आपको बड़ा हेल्प करता है। तो लाइफ डज नॉट एंड। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि ज़िंदगी ये है कि मैं सिर्फ बिग फोर में चला जाऊँ, क्वालिफाई हूँ, AM बनूँ, मैनेजर बनूँ, सीनियर मैनेजर, पार्टनर और मर जाऊँ बस। या मैं किसी मल्टीनेशनल में जाऊँ, AM बनूँ, मैनेजर बनूँ, सीनियर मैनेजर, CFO, फिर मर जाऊँ। लाइफ इज मच मोर बियॉन्ड दिस, राइट। बल्कि अभी तो ICAP ओपन करने जा रही है, मे नॉट बी अभी रेलेवेंट फॉर यू बट फॉर द पीपल हु आर कमिंग अप हु आर इन कैफ, कि जो SECP है, इस तरह के जो इदारे हैं, वहाँ तो खैर वैसे भी है, लेकिन वहाँ पब्लिक सेक्टर के कुछ इदारों के लिए भी ये आर्टिकलशिप, क्योंकि उनका अपना एक एक्सपोजर है, दिस इज ऑल्सो बीइंग डिस्कस्ड देयर। सो आपके लिए आर्टिकलशिप के एवेन्यूज और बढ़ेंगे, और ये सारे एवेन्यूज में कोई नंबर 1, नंबर 2 या राइट बेटर वो नहीं है। हर एक के अपने जो है ना प्रॉस एंड कॉन्स हैं, हर एक की अपनी यूटिलिटी, हर एक की अपनी ट्रेनिंग के अपने बेनिफिट्स हैं। तो ये बात एक मैं क्लियर करना चाह रहा था। और अब आप बताएं एहसान साहब, एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू शेयर? आपसे तो बहुत सारी चीजें पूछनी है। तो सर का माशाल्लाह आपने एक व्यू सुना कि किस तरीके की चीजों को जो है आपको बैलेंस करके चलना है आर्टिकल। सर इससे सर कुछ और भी पूछेंगे कि माशाल्लाह हमारे पास कुछ मैं देख भी रहा हूँ बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, आप भी माशाल्लाह जो है गोल्ड मेडलिस्ट रहे, तो सर वो क्या रेसिपी थी जिससे गोल्ड मेडल एक तो आ जाते हैं, सर उसके अलावा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ना माशाल्लाह कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्या आप मतलब किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं? क्योंकि सर हमने एक बड़ा देखा है कैफ में भी बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं, बट इंडस्ट्री मतलब जब वो आर्टिकलशिप शुरू करते हैं तो उसके बाद उनके पेपर्स रुकना शुरू हो जाते हैं। तो सर वो ज़रा रेसिपी बता दें गोल्ड मेडल की रेसिपी, और किस तरीके से एक स्मार्ट स्टूडेंट बन जाए ड्यूरिंग आर्टिकलशिप। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें अब इसको और जो शायद ब्रॉडली मैंने एक्सप्लेन की इसी क्वेश्चन को लेके, जो मैंने आपसे कहा कि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए राइट फ्रॉम बिगनिंग। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी कॉमन सेंस और कॉमनली यूज मैक्सिम्स हैं, जो कॉमन विजडम है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम कहते हैं ना, आज का काम कल पे ना छोड़ो। जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे, आपका डिसिप्लिन इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप रात को आप 7 बजे 8 बजे आते हैं, आपने ये तय करना है कि मुझे 2 घंटे दिन में पढ़ने। दिस इज़ माई प्रायोरिटी नंबर 1। माई सोशलाइजेशन, माई फैमिली कमिटमेंट्स आर माई प्रायोरिटी नंबर 2। या आप अपने जहन में बना लें, सोशल मीडिया इज़ प्रॉब्ली माई प्रायोरिटी नंबर 3। अगर मैंने फेसबुक पे 4 चीज़ें नहीं लगाई और लोगों को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं दिए तो कोई बात नहीं, वो मैं बाद में कर लूँगा, बट दिस इज़ माई प्रायोरिटी नंबर 1, है ना। कंसिस्टेंसी के साथ मैंने पढ़ाई करनी। ये जो दोस्त ऑनलाइन है, सबको आवाज़ आ रही है? जी ठीक है। सो दैट्स माई प्रायोरिटी। अब हम क्या करते थे हमारे ज़माने में, अब शायद फर्म्स भी आपको रिलेटिवली ज़्यादा स्टडी एंड वर्क बैलेंस का एनवायरनमेंट देती हैं, पहले रिलेटिवली ये कम होता था। मेरी जब आर्टिकलशिप हुई तो मेरा ख्याल है कोई 8 या 9 महीने का पीरियड ऐसा था जिस दिन कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें मैं फॉर्म नहीं गया, चाहे वो संडे हो चाहे वो हॉलीडे हो, है ना। कल्चर कुछ ज़्यादा ही था और शायद प्रेशर भी उस ज़माने में कुछ क्लाइंट्स का ज़्यादा आ गया। हमने एक तहैया ये कर लिया कि यार हमने 2 घंटे पढ़ना है डेली। तो अब आप रात का टाइम आपको सूट करता है, हर एक का अपना बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, किसी को रात के 14.5 तबक रोशन हुए होते हैं, तो वो रात को 2 घंटे पढ़ने। आप कुछ अर्ली राइजर्स होते हैं, आप फर्म से आए 7-8 बजे 9 बजे आप सो गए, क्योंकि जनरली आपको फर्म में ये बैंडविड्थ मिल जाती है, यू कैन क्लाइंट पे टाइम थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है अदर देन द रिपोर्टिंग डेट। तो अगर 10 बजे आपको आपके मैनेजर की तबीयत के हिसाब से भी टाइम चेंज हो रहा होता है, तो 10 बजे या 10:30 बजे आप पहुंच रहे हैं, तो आपके पास टाइम इनफ है कि आप 7 बजे से बैठे 9 बजे तक 2 घंटे पढ़ लें आप, ठीक है। क्लाइंट पे चले गए आप जल्दी और आपने रिकॉर्ड कायम कर लिया जल्दी पहुंचने का, तो वहाँ आपने 1-8 घंटा पढ़ लिया। बाय द टाइम द अदर टीम एंड एवरीबॉडी कम्स इन एंड देन यू स्टार्ट योर वर्क, कि भाई लेट सिटिंग होनी है, क्योंकि आते ही कुछ सीनियर्स लेट हैं और लेट बैठते हैं, तो आपने सुबह का टाइम यूज़ कर लिया, या आप समझते हैं सुबह का टाइम इज़ नॉट सूटेबल फॉर मी, तो आपने रात को, लेकिन आपने 1-2 घंटे जो अपने डिसाइड किए वो आपने पढ़ने तो पढ़ने हैं,
और उस वक्त आपका सेल फोन बंद और उस वक्त फोकस, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसिस्टेंसी एंड देन फोकस। बहुत सारे लोग आउटपुट फोकस्ड हों आप, और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताऊं, ये मैंने हार्ड वे से लर्न की। बहुत सारे लोग लाइब्रेरी जाते हैं, कहने को इनपुट है 11 घंटे 12 घंटे, लेकिन वो सबके हर दिल अजीज होते हैं, हर एक की टेबल पे जाएंगे, हाथ मिलाएंगे, कैसी चल रही है पढ़ाई, घर पे क्या हालात है, कौन सी किताब पढ़ रहे हो, वो करते करते 15-20 मिनट वो उसके साथ गुजारेंगे, 15 और फिर चलो चाय पीने चलते हैं। कोई भी आ गया, आप उसको नाराज कैसे करें, उसके साथ भी चाय पी लेते हैं, फिर उसके साथ भी पी लेते हैं, है ना, ऐसे हर दिल अजीज होते हैं ना लोग। तो अब उसने क्या किया कि 11 में से 4 घंटे तो उसने सोशलाइजेशन में लगा, बचे 7 घंटे, फिर नमाज भी आ गई, ठीक है ना, फिर किसी का फ़ोन भी आ गया, तो अब आउटपुट निकला वो 4 घंटे का। उससे बहुत बेहतर है कि आप 9 घंटे वहाँ बैठे हैं, उसमें से 8 घंटे का तो आउटपुट निकले। शुड बी आउटपुट फोकस्ड। आई एश्योर यू दिस विल चेंज द डायनामिक्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ योर स्टडीज इफ यू बिकम आउटपुट फोकस्ड। जो ये कह रहे हैं ना, ये डिफरेंशिएट करता है एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट को विथ अ स्मार्ट स्टूडेंट। यू शुड बी आउटपुट फोकस्ड। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप जरा अप्लाई कीजिएगा। आप ऑडिट के स्टैंडर्ड को ऐसे पढ़ें कि दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट रीडिंग, दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट रीडिंग, कीप टेलिंग योरसेल्फ। और जिस अटेंशन से आप कहें कि अब एग्जाम से लेके अब तक ये मेरी पहली और आखिरी रीडिंग है, आपका अटेंशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद आप इसकी क्लोज बुक, आप कहेंगे मैं अपने आप को चेक ये करूंगा कि मैं कल इसको बुक बंद करके रिवाइज करूंगा मैंने क्या पढ़ा था। अब आप इस अटेंशन से पढ़ें, नॉर्मल रीडिंग है ना, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने आपकी एक डायमेंशन सिर्फ चेंज कर दी, ये सोच की कि मेरी पहली, हो सकता है कि मैंने और सब्जेक्ट के साथ टाइम ही ना मिले से दोबारा पढ़ने का और दोबारा रिवाइज करने का, तो मैं इसको पहली बार ऐसे पढ़ूँ कि ये आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। अब जब आपकी रीडिंग की लेवल होगी वो डिफरेंट होगी, आपकी रिटेंशन लेवल डिफरेंट होगी। ऐसे ही जब आप आउटपुट फोकस कहेंगे ना, यार मुझे 8 घंटे का आउटपुट चाहिए, इनपुट नहीं चाहिए मुझे 8 घंटे का, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तीसरा मैं ये बात कहता हूँ, क्वालिटी ऑफ क्लास वर्क इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ एग्जाम वर्क। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को मिस कर जाते हैं। ये बात हम बार बार आपको शायद मेरे लेक्चर्स में भी मिलेगी, ठीक है, कि हम समझते हैं कि लोग क्या करते हैं, मैं और प्रैक्टिकल बिल्कुल डिटेल में जाके एग्जांपल देता हूँ। एक कागज पकड़ा, अब उस कागज पे ना 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई, एक नंबर इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, देख लिया, हाँ सर ने ठीक किया, आता है सर को, फिर कैलकुलेटर पे 4 नंबर्स कर दिए, ठीक है, ना अपनी टाइम मैनेजमेंट, ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, कहीं अटक गए, देख लिया, अच्छा अरे तो मैं भूल गया था, हाँ ठीक है, तो समझ में आ गया। और आप समझते हैं कि आप एग्जाम में जाके सही कर लेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। या यहाँ तो आपने कीड़े मकोड़े बना लिए और वहाँ जाके आप बड़ी जो है ना वो स्केल से लाइनें भी ड्रॉ करेंगे, हेडिंग भी ब्लैक पेन से, येलो मार्कर भी यूज करेंगे, और 3 घंटों में नहीं होगा ये आपसे। जो मैं लोगों से कहता हूँ, जो आपका क्लास का रजिस्टर है ना, ये रिफ्लेक्शन है कि आप एग्जाम में क्या कर रहे होंगे। अचानक से हैबिट्स चेंज नहीं हो जाती, हाथ की स्पीड चेंज नहीं हो जाती, यहाँ आप बड़े जो है ना तकल्लुफ से कैलकुलेटर चलाते हैं, एक बटन दबाया फिर दूसरा दबाया, अचानक से स्पीड चेंज नहीं हो जाएगी कि आप। और BFD में एज मच अ टेस्ट ऑफ योर अर्थमेटिक देन अ टेस्ट ऑफ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है। तो अचानक से थोड़ी स्पीड चेंज हो जाएगी। सर 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हुआ, क्लास में तो समझ में तो सब आता था भाई, इसलिए कि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की ना, तो 60 मार्क्स का ही हुआ ना अटेम्प्ट। सर आता सारा था लेकिन हुआ 70 मार्क्स का, कभी आपने कोशिश ही नहीं की। इसीलिए हम ये कहते हैं इस वक्त आपके दौर में ये और इम्पोर्टेंट हो गया। क्लास में लोग बैठे होते थे ना, तो हम टाइम बाउंड भी करते थे कि भाई 10 मिनट हैं, और बस जो है ना एक सॉर्ट ऑफ एक मॉक, वहाँ पे कंपटीशन भी चल रहा होता है, उसने कर लिया देन यू। अब जब आप घर पे बैठे हुए, यू आर डिवॉइड ऑफ दैट एनवायरमेंट, यू आर डिवॉइड ऑफ दैट कंपटीशन एंड टाइम मैनेजमेंट। तो ये मैं कह रहा हूँ अभी बहुत बुरा नतीजा आ रहा है उसका रिजल्ट पे, एंड पीपल आर नॉट रियलाइजिंग। ये हम बात पिछली बार जब काउंसलिंग सेशन किया था, मैंने उनसे कहा था कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपका डिसिप्लिन। आप नहीं आ रहे क्लास में, उसका बेनिफिट ये है कि आपका टाइम बच रहा है, कम्यूटिंग टाइम और सब कुछ आना जाना, तो वो इन्वेस्ट करें ना
उसका बेनिफिट होने के बजाय नुकसान हो रहा है क्योंकि हम डिसिप्लिन नहीं है। और तीसरी चीज जो मैं कह रहा हूं, अब आपका मॉक, आपकी सिमुलेशन, इट हैज बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट घर पे बैठ के खुद से करने की, ठीक है ना। तो आपकी कंसिस्टेंसी, आपका फोकस, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क, ये है डिटेल्स of what will differentiate your examination result of a smart student from an ordinary student. Those who take gold medal लेते हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनके कोई सुरखाब के पर लगे हुए होते हैं या जो है ना उनके सर पे कोई सींग विंग निकल आते हैं। उनके अंदर ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि डिस्टिंग्विश करती हैं क्वालिटीज उनकी स्टडी को। और एक आखिरी चीज, एक कंट्रोल पर्सपेक्टिव भी होता है। Control both from syllabus coverage, past paper, and from एक revision control। क्या मतलब है मेरा इस बात का, मैं थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, उसको अपना कैनवस पता होता है। वो जो स्मार्ट स्टूडेंट है, हार्ड वर्क के साथ उसका स्मार्ट वर्क चल रहा होता है। और वो स्मार्ट वर्क ऐसे है, होता क्या है, ये आपको शायद कैफ में भी लोगों ने बात बताई होगी, टीचर्स ने, आपके वर्दी टीचर्स ने, कि हमें क्या होता है, अब मैं नंबर्स में अच्छा हूं ना, तो अब मैं नंबर्स को करते जा रहा हूँ, चीज मुझसे हो रही है ना, तो मुझे मजा आ रहा है। हमारा एक टॉपिक है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, अब वो मुझसे हो रहा है, मुझे मजा आ रहा है और करता हूँ ना, ये भी हो गया मुझसे। अब मैं उसमें इतना आगे निकल गया कि जो टॉपिक्स मुझे रिलेटिवली मैं स्ट्रगल कर रहा था, उससे मुझे उलझन हो रही है, तो मैंने उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। और मैं उस टाइम को ऐसे इन्वेस्ट करता गया कि जो चीज़ मुझे आती थी उसमें मैं अपने आप को और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो करता गया। और मैंने कैनवस अपना प्रॉपरली मैनेज नहीं किया। तो इसमें हम एक असूल बताते हैं कि अगर किसी भी टॉपिक, या प्रैक्टिस कर ली 4 किताबों की, पास्ट पेपर्स नहीं देखे, लोग ये मिस्टेक्स करते हैं कि आपका अल्टीमेट कैनवस आपके पास्ट पेपर्स है ना। और मैं ये बात कहता हूँ, ये हर सब्जेक्ट के लिए 80%, किसी भी टॉपिक के 80% पास्ट पेपर्स आपसे 80% ठीक हो जाएं, आपकी उसकी प्रिपरेशन हो गई। अनलेस आपका सिर्फ एक ही पेपर है ना, तो मैं कहता हूँ आप PhD कर लें उसमें। लेकिन अगर आप 3 पेपर्स दे रहे हैं तो यू हैव टू बैलेंस आउट। अब अगर FAFR में ना सर ने आपको बताया, उसमें आपका डेफर्ड टैक्स भी है, उसमें आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी है, उसमें आपका लीजेस भी हैं। तो अब अगर आपको लीजेस का टॉपिक 80% ऑफ द पास्ट पेपर्स ठीक हो गए, उसकी एडिक्वेट कवरेज हो गई। अब वो 10 साल के पास्ट पेपर्स का कैनवस बना लिया या 8 साल 16 अटेम्प्ट का बना लिया, उसका 80% हो गया। अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएं, जब टाइम बचे तो फिर वापस आए। दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आइए मुनीर साहब, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर आपने क्या कर ली, अपनी एक जो आपने प्रैक्टिस की उसकी एक क्विक रिवीजन समरीज बना ली आपने। जैसे एक टॉपिक खत्म हो गया ना इनका लीज का, आपने कोई किताब नहीं लिखनी, पब्लिश नहीं करनी, लेकिन उसमें जो आपने 4-6 बड़ी चीजें मोटी मोटी रिवीजन के लिए नोट कर ली। और जो आपने प्रैक्टिस की, 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की आपने, तो उसमें से कोई 150-200 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपने कोई नई बात सीखी या कोई नई लर्निंग हुई, उसको ब्रीफली नोट कर लिया। वो 500 क्वेश्चन तो आप आखिरी दिन रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो 50-60 पेज जिसमें आपने वो लर्निंग्स अपनी लिखी हैं वो रिवाइज कर लें, इट इज इफेक्टिवली लाइक यू हैव रिवाइज्ड योर 500 क्वेश्चंस। ये भले उर्दू में लिख लें, सराइकी में लिख लें, पंजाबी में, सिंधी में, पश्तो में, जिसमें भी लिख लें, दैट्स योर ओन। वो कोई ऐसी चीज लोग उस पर टाइम बहुत इन्वेस्ट नहीं करना, इट्स जस्ट फॉर योर ओन रिवीजन। So these are few quick things I think that really help you in achieving merit. सर जो है कुछ क्वेश्चन है आया सर, entire BFD will you teach? Entire BFD yes I am teaching for the last। अच्छा, BFD का एक फायदा ये हो गया है कि इस सिलेबस में BFD का सिलेबस रैशनलाइज हो गया। किसी जमाने में जो आपकी पिछली स्कीम आई उसमें BFD के साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर जब खत्म हुआ तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 70% सिलेबस BFD में मर्ज कर दिया गया, 60 to 70। उसके बाद ये एहसास हुआ कि दिस इज अनरियलिस्टिक एंड दिस डजंट हेल्प, तो अब वो डिटैच कर दिया गया। BFD का सिलेबस एज पर दी वो रिस्टोर हो गया। तो एक तो वो रैशनलाइज हो गया सिलेबस, आई वुड से जब वो रैशनलाइज हो गया तो वो सिलेबस अब कम हो गया और वो पूरा का पूरा सिलेबस मैं ही पढ़ाता हूँ और मैं ही पढ़ाऊंगा। किसी का यहाँ से कोई फिजिकल से या ऑनलाइन से कोई क्वेश्चन सर, खरीद से स्पेसिफिक?
सर से कोई सवाल हो, कोई सर कहीं से बीएफडी रिलेटेड या वैसे कोई आर्टिकल वगैरह उसके बाद से। सर तो एक सवाल सुनने का आपने से ना बिग फोर का, तो ऐसे जो लोग करते हैं तो मेरे मार्केट जैसे लोगों को खासतौर पे टीम के अंदर उन लोगों को प्रेफर किया जाता है और जैसे मैंने कहा टीचर्स कहते हैं बिग फोर का नहीं है, लेकिन जैसे मैं लिंक्डइन पे देखता हूँ तो हर जगह बिग फोर आ रहा होता है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये पैटर्न अब चेंज हो रहा है। देखें, ये बायसेस होते हैं, ह्यूमन बायसेस। जो लम्स का ग्रेजुएट होता है ना, खुद वो कहता है मैं लम्स के एल्यूमिनाई को पिक करूं, ठीक है। जो आईबीए का एल्यूमिनाई होता है वो मैं कहता हूँ अब आप ना एक साथ ना आईबीए, लम्स, पीडब्ल्यूसी, सीए सारा तो नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसी चीजें तो होंगी, बट दे शुड नॉट क्रिएट डिस्पॉन्डेंस और डिसअपॉइंटमेंट। ये अब पैटर्न वैसे चेंज भी हो रहा है। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, दुनिया में तो अपना जो आपकी बैचलर्स की डिग्री है ना, डिग्री की भी रिक्वायरमेंट्स कई जगह पे इंडक्शन के लिए खत्म हो गई है। Your EY is the classical example which has abolished degree globally as a prerequisite for your articleship। बाहर क्या होता है, बैचलर्स प्रोग्राम के थ्रू आप CA एज अ पोस्ट क्वालिफिकेशन, हम इंटर के थ्रू भी आते हैं, हमारे यहाँ भी बैचलर्स रूट भी है, बीकॉम करके आए आप या BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। बाहर ज़्यादातर लोग बैचलर्स रूट के थ्रू जाते हैं, तो उन्होंने बैचलर्स और फिर फॉर्म में जाते हैं, बैचलर्स की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है। A lot of large entities have abolished the criteria. The world is changing fast. By the time you will qualify, most of these biases will further fade away. जब डिग्री की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई तो आईबीए या लम्स के एल्यूमिनाई होना तो वैसे ही खत्म हो जाएगा ना। एग्जांपल दे रहा हूँ। What will matter now is what? Is your skill set? Is your performance? Is what you and how you performed in the induction process. अब इसी के ही आपने एग्जांपल दी ना, जहाँ पहले प्रमोशन हो जाते थे बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, अब उसका एक क्राइटेरिया चेंज हो गया। बिहेवियरल टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, पोटेंशियल असेसमेंट होती है, उसके बाद जाके बंदा आगे पहुंच रहा है। अब बहुत ही डिफरेंट हो गया है ना। तो अब जो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं। ये बात ज़रूर है कि अब अगर आप कोई पीडब्ल्यूसी में ही बाहर बहरीन जाना चाहता है तो वो तो प्रेफर करेंगे कि भाई पीडब्ल्यूसी का ट्रेंड बंदा मुझे मिल जाए ना, जिसने उस सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है, मैथोलॉजी का पता है। ईवाई बहरीन होगा ईवाई, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वो लेते हैं, बाहर से भी लोग ले रहे हैं। अब वो जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप और लूज कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। बल्कि बहुत सारी बड़ी फर्म्स अब इस मॉडल पे आ रही हैं, नॉट जस्ट दी ऑडिट फर्म्स बट दी मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी फर्म्स की एक कोर टीम है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग, यू नो, द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स दैट, एंड ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फेड अवे हो जाएंगी। और बताइए सर, एक सवाल जो ये आया है कि आप माशाल्लाह पीएचडी में काफ़ी पास पेपर्स करा देंगे, सब कुछ हो जाएगा, फिर जो है हम मतलब हमारे लिए क्या रेलेवेंस रहेगी कि हम वही पास पेपर्स वगैरह वापस से प्रैक्टिस करें, तो हम क्या करें, खुद से प्रैक्टिस करिए। अच्छा, आप देखें, हम तो अस्सलाम वालेकुम रजलान साहब, हम तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि हर टॉपिक के ना सेलेक्टेड पास पेपर्स करवाते हैं आपको, बाकी छोड़ भी देते हैं आपके लिए कि आप खुद से करें, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो। फिर दूसरा, जब हम क्लास में करवाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है, हम आपको खुद भी टाइम देते हैं कि भाई आप खुद करें ना, ये आप ये करें और उसके बाद सॉल्यूशन हमारा देखें। तो इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी देन एंड देयर फॉर यू टू सी हाउ यू आर परफॉर्मिंग। आपको 80% ऑफ द टाइम्स, हमारा क्लास का तो मेजर टाइम ही इसमें लगता था कि हम आपको देते थे, ये हैंड आउट दिया और कहा कि इसे सॉल्व करो, और 15-20 मिनट बाद जब आपने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की तो फिर हमने मिलकर सॉल्व किया, एंड यू असेस योरसेल्फ कि आपने क्या ठीक किया, क्या गलत किया। इफ़ यू अडॉप्ट दिस मॉडल जो मैं अभी बात कर रहा था, इट बिकम्स डिफिकल्ट इन ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो आपको डिसिप्लिन करना है कि वहाँ मैंने आपसे कहा जी आप बंद करें, अब खुद से करें, तो आपने वहीं वीडियो पॉज की, जब क्वेश्चन आया तो आपने वीडियो पॉज किया, आपने सॉल्व किया, फिर आपने सॉल्यूशन देखा। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट होते हैं, एक पेपर मैंने दे दिया है सर, अब मैंने एक बार दे चुका हूँ तो मैं वो कर चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ, तो फिर उनको हम रिकमेंड करते हैं कि अब आप प्रैक्टिस मटेरियल अपना चेंज करें, और इतना प्रैक्टिस मटेरियल ऑल मौजूद है, वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। इंग्लिश इंस्टीट्यूट के प्रोफेशनल लेवल की किट्स हैं, टैक्समेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कि अगर आपने एक प्रैक्टिस किट यूज़ की हुई है तो देयर आर अदर प्रैक्टिस मटेरियल्स अवेलेबल जिनको आप यूज़ कर सकते हैं।
to further enhance your confidence. वो आप आंसर कीजिए. Thank you so much and I am still here. Any questions I'll be happy to answer. Thank you. थैंक यू सर खलील. तो ये सर खलील से जो आपने विजडम की बातें सुनी, यकीन माने ये सिर्फ एक कतरा है, पूरा समंदर इंशाल्लाह आपको मिलेगा जब आप सर से क्लासेस लेंगे. तो सर की कोई ना कोई बात एज अ टीचर जो है ना हमें याद है. मुझे आज तक सर की एक बात याद है, सर ने एक दफ़ा क्लास में मतलब समझाया था कि आप किसी की मेहनत का तो मुकाबला कर सकते हैं, किसी के नसीब का नहीं कर सकते. तो बहुत सारी जगहों पे जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती तो ये बात एक मोटिवेशन के तौर पे सामने आती है. तो सर की क्लासेस फुल ऑफ विजडम होती हैं और इंशाल्लाह सर की क्लासेस जो है जैसे ही हमारा पेपर वीक ख़त्म होगा उसके बाद से हो जाएंगी. फिर एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर आप लाइव क्लासेस लेंगे, तो मैं आपको उसका थोड़ा सा बता दूं. FAFR में जो मॉडल होता है कि मैं लाइव क्लासेस लेकर चलता हूँ और चलता हूँ, बट मैं आपको उसकी भी हकीकत बताऊँ. फॉर एग्जाम्पल आप समझें तकरीबन माशाल्लाह 150 बच्चा अगर इनरोल है तो आप यकीन माने 3 बच्चा फिजिकल बैठा होता है और 2 बच्चा ऑनलाइन, 5 बच्चा खाली होता है लाइव क्लासेस में, 145 रिकॉर्डिंग पे. तो शुरू में बहुत सारा बच्चा, हम भी एज अ टीचर हमारी भी ख्वाहिश होती है कि हमें तो नहीं आ पाता. तो इसीलिए सर जो मॉड है वो बहुत अच्छा है कि सर BFD का वेबिनार लेते हैं और वेबिनार में आके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. बाकी सर के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो माशाल्लाह बड़े जो है ऐसे लगेगा आपको कि जैसे आप क्लास में ही हैं. बाकी जो है क्यूरी वगैरह के लिए माशाल्लाह सर अवेलेबल होते हैं और वेबिनार में आप आएंगे तो चीज़ें आपकी वो हल हो जाएंगी. फिर एक कॉम्बो रिलेटेड सवाल आया कि सर पहली अटेम्प्ट में आप लोग कह रहे हैं ये 3 पेपर दे दें, दूसरे अटेम्प्ट में भी 3-6 महीने में कैसे होगा? तो इसका जवाब ये है, पहली अटेम्प्ट में आप FAFR ऑडिट दे चुके होंगे, इंशाल्लाह पास कर चुके होंगे. उसी का एक तरह से समझे रिवीजन है ये MSA 1, मतलब वो नॉलेज आपने ले ली है, अब उसको अप्लाई करना है. सही. बाकी जो हमारे MSA 1 के जो हैं टीचर हैं, गुरु हैं, सर रेजिडेंस के ऊपर बात करेंगे. SPM रिलेटिवली थोड़ा सा पढ़ने के लिहाज से ईजी है. तो ये 2 में आपको इतना कोई वो नहीं है कि मतलब इसमें चीज़ें जो हैं वो आप पहले पढ़ चुके हैं उसको वापस पढ़ना है. और ये इजी और टैक्स सही, और टैक्स में भी जो है न्यूमेरिकल पोर्शन है. और इसी तरीके से एक सवाल ये आया कि सर लॉ इतना लेंथी है आप लोग कह रहे हैं, तो हम कैसे पढ़ेंगे 6 महीने में? तो देखिए लॉ को हमने सर खलील की रहनुमाई में हमने कॉम्बो इतना स्ट्रेटेजिकली बनाए कि लॉ को हमने रखा ही एंड में कि आपके पास MSA 2 जिसमें वही बात आप SPM BFD पढ़ चुके हैं, तो उनका एक तरह से जो है आपने पढ़ी हुई चीज को आपने वापस पढ़ना है, नई तरीके से अप्लाई करना है और फिर आपका फोकस कंपनी लॉ पे होगा. तो इसलिए ये जो कॉम्बो से रिलेटेड सवाल था वो हमने जो है कर दिया है. इसके अलावा जो है हमारे पास कॉम्बो से रिलेटेड जो है कोई ऐसे सवाल, ठीक है सर. अच्छा एक सवाल आया कि सर आर्टिकल अपलोड हो सकती है? नहीं बेटा अभी नहीं हो सकती. सही है, इस पे काम हो रहा है. हाँ सर खलील कह रहे हैं कि काम हो रहा है, अब देखें इंशाल्लाह जब भी होता है, लेकिन इस वक्त जो आप लोगों के लिए बिल्कुल इमीडिएट है तो आप लोगों के लिए नहीं है. तो आप इस उम्मीद में ना रहे हैं कि मैं दुबई से आर्टिकल्स करूंगा और आप अभी रजिस्टर्ड आओ. सही. तो ये है, तो हमने कहा कि सर ये है. अच्छा अब ये हमने डिफरेंट कॉम्बोज किए, सर खलील की विजडम की आप लोगों ने बातें सुनी. FAFR में इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी. FAFR का मैं कोर्स बता चुका हूँ कि बहुत जो एक लेंथी कोर्स है, लेकिन इंशाल्लाह स्मार्टली हम कवर करेंगे. मेरी क्लासेस थ्रू आउट दी सेशन लाइव चलती हैं, बस बीच में कुछ जिस टाइम पे कुछ बच्चों के पेपर्स वगैरह हो रहे होते हैं, कुछ होता है या कुछ प्रेशर पीरियड होता है, तो ये जैसे फर्म्स में प्रेशर पीरियड जुलाई अगस्त हो जाता है, उसमें क्लासें हम थोड़ी सी कम कर देते हैं, या आप ये समझें कि 2 हफ्ते कुछ हम ऐसा ब्रेक भी दे देते हैं. यूजुअली जो है ब्रेक थोड़ा कम ही होता है तो क्लासेस कम हो जाती हैं. बाकी इंशाल्लाह जो है क्लासेस में हम आपको गाइड करेंगे. अब जो है मैं बुलाऊंगा जो है हमारे एक टीचर हैं जिनके बोलने के स्टाइल से हम वेरी मच इम्प्रेस, और बड़ा कैप्टिवेटिव स्टाइल है उनका माशाल्लाह, और बहुत मेहनत करते हैं. बहुत सारे बच्चे उनसे कैफ लेवल पे भी माशाल्लाह पढ़ चुके हैं. टैक्सेशन, तो सर मुनीर को दावत दूंगा, सर मुनीर के लिए तालियां भी हो जाएं. सर टैक्स के हवाले से भी बताएं और जो है थोड़ा सा ओवरऑल आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें. कैफ और CFEP में क्या फ़र्क है, कितना जो है डिफरेंस है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अच्छा बेटा, सबसे पहले मुख्तसर सा तारुफ. माय नेम इज़ मुनीर मोहम्मद शफ़ी एंड आई एम फैकल्टी मेंबर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ taxation at KNS School of Business Studies. By profession,
I'm a chartered accountant, a fellow member of the institute and fellow member of ACCA as well. Taxation काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ और साथ में I'm also acting as engagement partner of my own firm, HM Chartered Accountants. तो उसमें भी audit, tax, तो आप यूँ समझ लें कि बस ये सारी चीज़ें हमारा ओढ़ना बिछोना है, ठीक है ना। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि इससे जितना ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स मुस्तफ़ीद हो सकें, ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, ठीक है। अच्छा भाई, थोड़ा पहले इस सब्जेक्ट के बारे में और फिर थोड़ा ओवरऑल। मैंने देखा कुछ बच्चे आर्टिकलशिप से रिलेटेड बड़े मायूस हो चुके होते हैं, नहीं हो रही आर्टिकलशिप कहीं, सर क्या करें, सर किस दीवार पर सर मारें। तो परेशान नहीं होना, उसके ऊपर सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करूंगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। पहले थोड़ा सा मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, फिर थोड़ा सा मैं ओवरऑल बात करूंगा। अच्छा भाई, CFAP 5, जैसा कि आपने ये देखा कि CFAP 5 आमतौर पर किसी कॉम्बिनेशन के अंदर पहली अटेम्प्ट के लिए स्टूडेंट्स ऑप्ट नहीं कर रहे होते, तो ये आमतौर पर आपको सेकंड अटेम्प्ट में नजर आएगा। CFAP 5 टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस। अच्छा, जब हमने ये पेपर दिया था तब ये ओपन बुक नहीं था। नाउ दिस इज एन ओपन बुक पेपर। जब हमने पेपर दिया था बच्चे कहते थे काश ही ओपन बुक हो जाए, कॉर्पोरेट लॉ इतना याद करना पड़ता है, काश ही ओपन बुक हो जाए। जब ये ओपन बुक हो गया, यार ये ओपन बुक क्यों हुआ, काश ही ओपन बुक ना हुआ होता। तो एक बात तो तय है, इंसान किसी हाल में खुश नहीं है, किसी हाल में खुश नहीं है। और खुश रहने का एक ही तरीका है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। जो हुआ वो मेरे लिए बेहतर नहीं है, बेहतरीन है। दिस इज बेस्ट फॉर मी, इससे अच्छा नहीं हो सकता मेरे लिए। बात समझ आ रही है? सबसे पहले ये दिमाग में बात डाल लो। दूसरी बात, सर ये ओपन बुक हो गया, मेरे हिसाब से इसके ओपन बुक होने से पेपर मुश्किल हो गया या आसान हो गया, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन इससे कम से कम इधर जो प्रेशर पड़ता था ना स्टूडेंट्स के, वो कम हो गया। याद करने का प्रेशर, रट्टा लगाने का प्रेशर, वो कम हो गया। एंड दिस इज अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग। कितना याद करें, कितना याद रखें, एक छोटे से दिमाग के अंदर कितना याद रखें। अब ना रख याद भाई, समझ ले, बस कॉन्सेप्चुअली समझ ले, किताब साथ में, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, रटना नहीं है। अच्छा, तो सर क्या समझना भी बहुत मुश्किल है? समझना आसान होता है, किसी भी सब्जेक्ट को समझना आसान होता है, ठीक है। और जब इंशाल्लाह आप लोग इस सब्जेक्ट की क्लासेस लेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि इंशाल्लाह ताला इसको समझना आसान है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो सर ये आपका सब्जेक्ट इसलिए आप कह रहे हैं इंटरेस्टिंग है? नहीं, ये सब्जेक्ट है ही इंटरेस्टिंग, ठीक है। एंड ये जो सब्जेक्ट है टैक्स का, तो ये उन सब्जेक्ट्स में से है जिसके लिए मैं लफ्ज यूज करता हूँ, ये आपकी रोजी रोटी वाला सब्जेक्ट है, रोजी रोटी वाला सब्जेक्ट है, ठीक है ना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे वो किसी भी डायमेंशन में चला जाए, चाहे वो अपनी ऑडिट प्रैक्टिस चला रहा हो, फर्म चला रहा हो, चाहे वो एक CFO के रोल पे बैठा हुआ हो, चाहे वो कॉर्पोरेट एडवाइजरी कर रहा हो, किसी भी रोल में हो, टैक्स का साथ कभी नहीं छूटता उसका। एक CFO भी है, वो ये नहीं कह सकता मैं तो CFO हूं, अब तो मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखूंगा, मेरा टैक्स से क्या लेना देना। नहीं भाई नहीं, टैक्स आपके एम्बिट में आता है। हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स की इंप्लीकेशन इन्वॉल्व है, हर चीज में टैक्सेशन के एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है। तो इसको समझना सिर्फ मेरे पास करने के लिए जरूरी नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ना और हर चीज को अच्छे से समझना, इसको सिर्फ पास करने के लिए जरूरी नहीं है। टू बी अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज द लास्ट स्टेज where you can learn and ask your teachers. इंडस्ट्री में बैठे हुए कोई मसला आ गया, कोई परेशानी आ गई, तो then you have to do your own research. कहते हैं ना भाई, ये सीखने का पीरियड यही है, आर्टिकलशिप सीखने का पीरियड है, टीचर से क्लासेस ले रहे हो सीखने का पीरियड है, सीख लो। बाद में कोई सिखाता नहीं है, बाद में you are assumed to be a tax expert, चाहे हो या ना हो, ठीक है। तो आज इस सब्जेक्ट को इस नियत से पढ़ना है। मैं अपने बच्चों को कहता हूं, भाई कोई टॉपिक चॉइस में क्यों छोड़ना है, ये सोचना क्यों है कि ये टॉपिक चॉइस में छोड़ेंगे। भाई प्रैक्टिकली कल को वही सिनेरियो, वही सिचुएशन आपको डील करना पड़ गई, तो क्या बोलोगे अपने बॉस को, सर माजरत के साथ यही बस मैंने एक टॉपिक छोड़ा था और बाकी सब आता है, कसम से आप पूछ ले मुझसे कुछ भी, बस ये नहीं आता मुझे। यू कैन नॉट से दिस। देन व्हाई टू डिसाइड दिस कि छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है फॉर योर एग्जामिनेशन। प्रोफेशनल स्टडीज में ये सवाल नहीं,
और जब ओपन बुक है तो फिर पूरी कवरेज करो भाई, अच्छे से पढ़ो। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, कोई चीज छोड़नी नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। तो बात वही, सब टीचर्स जिस तरह से मेहनत करते हैं इंशाल्लाह ताला हम भी उसी तरह से मेहनत करेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि बेस्ट वैल्यू ऐड की जा सके, बेस्ट कॉन्सेप्ट्स आपको डिलीवर हों, प्रैक्टिकल इनसाइट्स डिलीवर हों, क्या हो रहा है मार्केट में, टैक्स की किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, हर चीज। इस सिलेबस के 3 ब्रॉड एरियाज हैं। पहला एरिया जिस तरह से कैफ लेवल पे हुआ करता था, एक है इनकम टैक्स, दूसरा है आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस का। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके पास एक तो सेल्स टैक्स है, जीएसटी जो फेडरल सेल्स टैक्स है, आपके पास सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और साथ में एफईडी भी है। अच्छा, इनकम टैक्स का जो पोर्शन है दैट्स अराउंड 50 to 65 मार्क्स, 30 to 45 जो आईकैप की ग्रेड है उसके हिसाब से, और फिर एक एथिक्स का पोर्शन है जो कि 5 to 10 मार्क्स। ठीक है, इनकम टैक्स बहुत बड़ा पोर्शन है, इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत कुछ पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो पाएंगे कि हम इन मार्क्स को गेन कर सकें, काबू पा सकें। लेकिन ये जो पोर्शन है इनडायरेक्ट टैक्सेस का पोर्शन, ये कदरे छोटा पोर्शन है। तो जब जो कैफ लेवल के ऊपर सब्जेक्ट था तब भी कुछ ऐसी ही मार्किंग ग्रेड थी। इनकम टैक्स का पोर्शन था, सेल्स टैक्स का पोर्शन था, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, बैकग्राउंड, एथिक्स, ये वाला पोर्शन बिल्कुल वैसी ही यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर कोर्स कवरेज बहुत ज्यादा है, वहां पर लिमिटेड कोर्स था, बट हियर एवरीथिंग व्हिच कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ टैक्सेशन इज नाउ योर कोर्स। ठीक है, पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमारे कोर्स का पार्ट है, सारे इनकम टैक्स रूल्स हमारे कोर्स का पार्ट है, सारे सर्कुलर लेटर जो भी ओपिनियन उससे रिलेटेड हैं वो सारे के सारे हमारे कोर्स का पार्ट हैं जो भी रेलिवेंट है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो वहां पर सेल्स टैक्स, और वो भी एक लिमिट में हमारे पास था। यहाँ पर सेल्स टैक्स कंप्लीट, फिर प्रोविंशियल सेल्स टैक्स। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, हर प्रोविंस का अलग अलग सेल्स टैक्स है। हाँ, वो सारे अलग अलग सेल्स टैक्स आपको नहीं पढ़ने, तो आईकैप की गाइडलाइन ये है कि इफ यू कवर द प्रोविंशियल सेल्स टैक्स ऑफ वन प्रोविंस तो फिर वो सफाइस कर जाता है, क्योंकि सिमिलर रूल्स आर एप्लीकेबल इन एवरी प्रोविंस। रेट का फर्क होता है, बाकी सारे प्रोविजन सेम होते हैं। तो हम जो कवर करते हैं, जो पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके पास पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट होता है, तो हम उसको कवर करते हैं, और एफईडी। ठीक है बेटा? अच्छा, तो आपको ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसके अंदर है क्या, आप इसका एक मिनी वर्जन पढ़ चुके हैं कैफ में। लेकिन यहां पर चूंकि सब कुछ आता है तो वो वाला सारा रिवीजन और रिकैप होगा, और उसके बाद फिर एडवांस लेवल टॉपिक्स, जिसमें आपके पास थिन कैपिटलाइजेशन भी हो गया, जिसमें आपके पास एफटीआर मिनिमम टैक्स रिजीम की कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेशन जो सीए इंटर लेवल पर नहीं होती, ठीक है, वो सारी सीए फाइनल लेवल पर आती है। सीए इंटर लेवल पे कॉर्पोरेट टैक्सेशन है ही नहीं, सारी कॉर्पोरेट टैक्सेशन आती है सीए फाइनल लेवल के ऊपर, जिसमें एफटीआर, एमटीआर, इसके अलावा और भी जितने एस्पेक्ट्स हैं, विद होल्डिंग के सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे यहाँ पर आते हैं। एडवांस टैक्स के सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है बेटा? मर्जर्स के आ जाते हैं, ग्रुप रिलीफ, ग्रुप ऑफ कंपनीज के केस में रिलीफ कैसे मिलेगा, टैक्सेशन एज अ सिंगल फिस्कल यूनिट कैसे होगा। ठीक है, इसके अलावा स्पेशलाइज्ड टैक्सेशन आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स पढ़ना पड़ेंगे आपको, और सेल्स टैक्स में मैंने कहा कि सब चीजें कवर हो जाती हैं। ओपन बुक है तो सर ये क्या फायदे की बात है? मेरे हिसाब से अच्छी बात है, फायदे की बात है। फायदे की बात हो या ना हो, हमें ये समझना है फायदे की बात है, क्योंकि हमें तो ऐसे ही पढ़ना है, सीधी सी बात है। कैसे पढ़ाते हैं सर आप? अच्छा, हमारी कोशिश ये होती है कि हम लॉ ही को फोकस करें। कोशिश ये करें कि हम जो चीजें, चूंकि बेयर एक्ट है, ओपन बुक है, तो जो रिस्पेक्टिव एरियाज आपके लॉ से कवर होते हैं इंपॉर्टेंट, वो वहीं पे आपको मार्क कराए जाए। ठीक है, फिर उस टॉपिक को समराइज करना, उसके चार्ट्स वगैरह, ये सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी इंशाल्लाह। प्रैक्टिस इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, सारे रेलिवेंट क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हम देखें आपके साथ, प्रैक्टिस आपके साथ करें। बाकी जब तक आप खुद उन सवालों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। मैं कहूँ मैं सारे पास पेपर के सवाल करा दूंगा मैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली बीनीथ द लाइंस में ये कह रहा हूं कि मैं आपको बिल्कुल हरामखोर बना दूंगा। तो ये हमने ऐसा नहीं करना, आपको अपना दिमाग चलाना है, इसको जंग नहीं लगने देना। आपने आपको सोचना है, अगर सारे सवालों में मैंने ही सोच लेना है तो पेपर मैंने थोड़ी देना है, पेपर तो तुमने देना है। ये मशीनरी जंग आलूद हो जाएगी, पेपर में अलग सवाल आएगा। जब तुम्हारे में सोचने की ही आदत नहीं है, सो हाउ कैन यू थिंक इन द पेपर? तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि नया सवाल तो तुम्हें देखने की और करने की आदत ही नहीं है ना। तो सारा टीचर पका पकाया खेल इधर बता देता है बोर्ड के ऊपर, वही सोचता है, वही बताता है क्या करना है, कैसे करना है। नहीं, यू नीड टू डेवलप दिस हैबिट विद इन योर ओन सेल्फ। क्या बात समझ आती है?
इसके अलावा कोई भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो वो आप कर सकते हैं। ये कोर्स कंप्लीटली मैं ही कवर कराता हूँ आपको CFAP 5 का। तो इंशाल्लाह ताला जब आप इस सब्जेक्ट में पहुँचेंगे आएंगे आपसे तफसील से बात होगी और मज़ीद डिटेल में गाइड करूँगा। अभी बहुत ज़्यादा बातें करना, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करना, ये भी मुनासिब बात नहीं है, ठीक है। पासिंग रेशो खतरनाक बता के डिमोटिवेट करना अभी मेरा कोई मकसद नहीं है। हमें पता है कि CA फाइनल के प्रोफेशनल एग्जामिनेशन हैं और जो बच्चा पढ़ेगा अच्छे से पढ़ेगा वही पास होगा, बताने की जरूरत नहीं मुझे। कैफ के अंदर भी ये होता था। तो जो बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं वो आगे भी इंशाल्लाह ताला ये पड़ाव पार करेंगे, इंशाल्लाह जरूर। अब कुछ बातें जो मैंने देखा, कुछ बच्चे बड़े परेशान होते हैं, सर क्या करें, CA इंटर तो हो गया, किसी फर्म में हमें बिग 4 में नहीं मिल रहा एडमिशन, क्या करें। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, बात यह है कि सबसे पहले हमारा फर्म बिलीफ क्या होना चाहिए। हमारा फर्म बिलीफ ये होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने जिधर से रिस्क हमारे नसीब में लिखा है हम वहीं जाएंगे। हमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी सोर्स लगा देना तो भी ऐसा नहीं हो सकता हमारे नसीब में नहीं लिखा हुआ और हम वहां चले जाएं सबसे पहले, ठीक है वही बात। सो रेस्ट अश्योर्ड, जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए लिखा है वो अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, वो बेहतरीन है, तुम्हारे हक में बेहतरीन है। सबसे पहली बात, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो बिग 4 में नहीं गए, किसी छोटी फर्म में गए, अच्छे क्लाइंट्स भी किए, क्लाइंट्स को खुद से बहुत ही यूं समझ लो इनिशियल लेवल के ऊपर लीड भी किया, बहुत अच्छी उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी आए और पेपर भी जल्दी पास किए। एंड दे आर डूइंग मच बेटर देन मेनी ऑफ दोज हु वर्कड इन बिग 4, ठीक है। तो देखो ये तो अल्लाह पाक की तकसीम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह पाक ने हमारे हाथ में क्या रखा है, कोशिश करना, हम वो कोशिश करेंगे, लेकिन डिसीजन वो अल्लाह के हाथ में, और जो होगा अच्छा नहीं बेहतरीन होगा, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। फिर कितने बच्चे बिग 4 में हो भी रहे, तो सर अब हम क्या करें, हम ये बोल दें कि हमें एडवाइजरी में नहीं जाना, हम बोल दें हमें टैक्स में नहीं जाना, हम बोल दें हमें बैंकिंग के क्लाइंट्स नहीं करना है, हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के क्लाइंट्स नहीं करना है। तो मैं बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने ज्वाइन KPMG, तो मैं तब भी ऐसा ही था, दाढ़ी उस वक्त से बाद में नहीं आई, ठीक है। तो मेरी भी बड़ी कोशिश थी कि मैं फाइनेंशियल सेक्टर के क्लाइंट्स ना करूं, मैं बैंक्स ना करूं। अच्छा, और अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में कुछ और लिखा था, मेरे लिए कुछ और बहुत बेहतर था, और मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद, मतलब मैंने अपना हर बार आजमा लिया, लेकिन मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद मेरी पूरी के पूरी आर्टिकल्स फाइनेंशियल सेक्टर के क्लाइंट्स पर ही गुजरे, पूरी आर्टिकल्स। एंड द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, टेक्निकल नॉलेज, मैंने ये देखा कि जो फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर आपको मिलती है, ऑसम, मैचलेस। मतलब एक फाइनेंशियल सेक्टर का क्लाइंट है जो साल की ऑडिट फीस दे रहा है, सारे असाइनमेंट्स की, ऑडिट्स की, रिव्यूज की फीस दे रहा है आपको 25 मिलियन, 22 मिलियन, 25 मिलियन, उस क्लाइंट पर काम करके, उस क्लाइंट को लीड करके तुम्हारा लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, या वो छोटे छोटे क्लाइंट्स जो 2 मिलियन 3 मिलियन, ठीक है, अच्छी बात है, हर चीज सीखनी है हमने, लेकिन अल्लाह पाक को पता है कि हमारे हक में क्या बेहतर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आर्टिकलशिप करके कोई बैंकिंग में अपना करियर बना लिया, नहीं, बट द क्वालिटी ऑफ लर्निंग व्हिच आई गॉट, आई थिंक दैट वाज ऑसम। मेरे लिए, मेरे हक में बहुत बेहतर था, मेरी प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए बहुत बेहतर था, ठीक है, मेरी नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंस के लिए बहुत बेहतर था। तो आपको नहीं पता आपके लिए क्या बेहतर है, हो सकता है आपके लिए एडवाइजरी में जाना बेहतर हो सकता है आपके लिए टैक्स में जाना बेहतर हो। कोशिश अपनी सी पूरी करो एंड स्टार्ट योर प्रोफेशनल कैरियर। 6 महीने, साल अपने बर्बाद मत करो, स्टार्ट लो। हाँ, फिर बाद में कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है एंड इफ यू कैन डिस्कस विद योर मेंटोर, डिस्कस विद योर सीनियर, स्विच कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, देन कंसिडर स्विचिंग, बट डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम। 6 महीने बर्बाद कर दिए, साल बर्बाद कर दिए। वैसे ये पेपर के चक्कर में कम टाइम बर्बाद होता है बच्चों का, जो अब वो फिर आर्टिकलशिप के चक्कर में भी बर्बाद करेंगे। जो अपॉर्चुनिटी मिलती है कोशिश करो, अपनी पूरी कोशिश करो अच्छे से अच्छी, बाकी जो अल्लाह पाक ने आपके लिए लिखा है वो मिल करेगा। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेनी है पेपर्स की, पढ़ने की और पेपर पास करने की, ठीक है बच्चों। कोई गाइडेंस आपको चाहिए हो, कोई चीज़ डिस्कस करनी हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल, वी ऑल ट्यूटर्स आर ऑलवेज अवेलेबल टू फैसिलिटेट यू। आप टाइम ले सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल टाइम लेके कॉल कर सकते हैं, आके डिस्कस कर सकते हैं। उन लोगों से डिस्कस करो who have proven themselves in this field of chartered accountancy। उन फेलियर स्टूडेंट से डिस्कस मत करो जिनका एक पेपर 5 दफा रुक गया है,
वो तो वैसे ही बेचारा दिल जलाए, वो 4 बातें करके तुम्हारा भी दिल जलाएगा, तुमको मोटिवेट नहीं करेगा। एंड ऑल यू नीड एट दिस स्टेज इज मोटिवेशन। बात समझ आती है? सो ट्राई टू स्पीक विद दोज हु आर गुड स्टूडेंट, हु आर सक्सेसफुल पीपल, ठीक है? इससे आपका मोरल बूस्ट होगा। क्या ये बात समझ आती है? अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, मेरी दुआएं हैं। अल्लाह पाक आपको ना सिर्फ सीए के पेपर्स में बल्कि आपकी ज़िंदगी के हर कदम पर, और ना सिर्फ ज़िंदगी, दुनिया और आखिरत दोनों जहां में अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर मुनीर। हाँ, आपने बहुत जो है बच्चों को मोटिवेट भी किया। एक बार मुझे सर खलील ने भी कहा था और सर मुनीर ने भी जैसे कहा कि रिस्क आपको बिग फोर नहीं देते, अल्लाह देते हैं। इससे मैं एक अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ कि इस वक्त सर मुनीर की भी फर्म है, माशाल्लाह मैं भी एक सर फर्म का पार्टनर हूँ, सर लजलैन की भी फर्म है। यकीन माने, और हम जो है सबके आर्टिकल्स बिग फोर से है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बिग फोर में जब हम क्लाइंट्स करते हैं ना, यूनिलीवर, GSK, ये, तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता आर्टिकल्स के फ़ौरन बाद कि हम अपनी फर्म शुरू कर सकें। मतलब लेकिन एक जो छोटी फर्म में बच्चा आर्टिकल्स करता है, वो बशीर भाई एंड कंपनी का भी जो है ऑडिट करता है, तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है, तो वो आर्टिकल्स के फ़ौरन बाद जो है ना अपनी फर्म खोल देता है। तो वहाँ से जब मैंने देखा, मेरे बहुत सारे दोस्त जो कि छोटी फर्म्स में थे, उन्होंने आर्टिकल्स के फ़ौरन बाद जो है अपनी फर्म खोली, मैंने थोड़े टाइम बाद खोली, तो आज मैं देखता हूँ कि माशाल्लाह उनकी फर्म्स बहुत इस्टेब्लिश है, क्योंकि उन्होंने वो सारा टाइम जो कि शायद मैंने कहीं जॉब पे लगाया, उन्होंने वो सारा टाइम जो है अपने बिजनेस पे लगा दिया। तो उनके लिए माशाल्लाह जो है ये एक बेस्ट वो था अल्लाह की तरफ से डिसीजन कि वो छोटी फर्म में गए। तो बाज़ मरतबा हमें पता नहीं चलता, बट उसके हर काम में मसलियत होती है। एक छोटा सा कोट मैंने अक्सर फेसबुक पे भी शेयर किया। मेरे एक दोस्त है, उसने माशाल्लाह जो है एक छोटी B कैटेगरी फर्म से आर्टिकल्स की, और आज माशाल्लाह वो मेरे ख्याल में जो उसका लेवल है, शायद जो वो मतलब जिसके अल्लाह ने रिस्क लिखा है, वो शायद जिनको क्वालिफाई हुए, हालांकि उसका मेरे साथ का था, उसका पेपर अभी निकला है आज से 1 साल पहले, पर उसको शायद क्वालिफाई हुए जिनको 20-20, 25-25 साल हो गए, उनसे ज़्यादा माशाल्लाह कमा रहा है। उसका जो है एक ऑनलाइन सेटअप भी है, मेजर उसका वही है, लोकल भी है। तो माशाल्लाह, हालांकि उसने आर्टिकल्स की थी B कैटेगरी फर्म से, और आर्टिकल्स के फ़ौरन बाद जो है उसने फर्म शुरू कर ली। तो ये अल्लाह ने जो है रिस्क लिखा हुआ होता है, इस पर यकीन रखें तो आप सुकून में भी रहेंगे इंशाअल्लाह, और जो है शुक्र भी पैदा होगा। अब जो है 2 टीचर्स हमारे पास हैं माशाल्लाह, जो कि मैं समझता हूँ कि वो पेपर्स पढ़ा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से डिफरेंट पेपर्स की एक खिचड़ी है, मर्जिंग हुई हुई है। तो सबसे पहले मैं दावत दूंगा सर अली मुनी को, माशाल्लाह क्वालिफाइड CA, आर्टिकल्स बिग फोर से है, के इलेक्ट्रिक में सर रहे हैं, और GSK का भी सर के पास माशाल्लाह एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा। जो है मतलब सर ने इस पेपर को स्टडी भी किया हुआ है, पढ़ा हुआ भी है, देखा हुआ भी है, और बहुत सारे सर के स्टूडेंट्स भी जो माशाल्लाह MSA2 पास कर चुके हैं। तो MSA2 के लिए सर के लिए बहुत सारी तालियां। और सर थोड़ा सा आपने ये भी गाइड करना है क्या है इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है, और माशाल्लाह किस तरीके से हम इसको लेकर के चलेंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द बेनिफिशिएंट द मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, hello everybody to those sitting online, hello everybody to those sitting on the physical platform. So उस्ताद मोहतरम ने मंत्र ऑफ सक्सेस, रेसिपी ऑफ सक्सेस तो बताया, बस उसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं। मेरे ख्याल में ये जो सारी हैवी वेट डिस्कशंस हम कर रहे हैं, ये ज़िंदगी का एक छोटा सा चैलेंज है, राइट? लेकिन ज़िंदगी एक बहुत बड़ी जर्नी है। तो जो यहाँ बैठे हैं मेरे दोस्त, जो सामने ऑनलाइन बैठे हैं, अगर मेरी 5 मिनट की गुफ्तगू हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ सुने, आप चहकते हुए चेहरों के साथ सुने, आई एम श्योर यू आर यंग लैड्स, राइट? 20, 21, 22, राइट? सो बहुत मज़ा आएगा। और मेरी एक आपको एडवाइस भी ये है कि ये जो पूरा जर्नी है हंसते मुस्कुराते गुजर जाएगी, अगर आराम से चिल होके, टेंशन फ्री होके। एनीवेज, कमिंग डायरेक्टली टू द टॉपिक, राइट? MSA2 itself क्या है? MSA2 बेसिकली, मैं अगर इसको सम अप करूं, एक बड़ा हसीन और मुदल्लिल और पुरकशिश और दिलकश इम्तिजाज है बिजनेस फाइनेंस और स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, राइट? यहाँ पे जो आप पढ़ते हैं बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, और यहाँ पे जो आप पढ़ते हैं स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसका दिस इज अ कल्मिनेशन। हाँ, एक चीज अजीब है, ये पेपर वाहिद या कुछ पेपर में से जो 3.5 घंटे का पेपर है, राइट? और what was the idea when ICAP launched this paper? I understand this has been launched some 3 or 3.5 years back, right? Or the very core idea, the very basic idea was to make sure that the candidates who are now being
given the title of the qualified chartered accountants, are someone who can help the management to think more professionally, right? As a chartered accountant, I am expected to deliver more to my stakeholders. I mean, who are my stakeholders? मेरा जो बोर्ड है वो मेरा स्टेक होल्डर है, राइट? मेरा जो इन्वेस्टर है वो मेरा स्टेक होल्डर है, राइट? तो मुंशी की हैट उतार के एक स्ट्रैटेजिक थॉट प्रोसेस कल्मिनेट करने के लिए, एक लीडरशिप अप्रोच कल्मिनेट करने के लिए ये पेपर आईकैप ने इंट्रोड्यूस कराया, विच वाज द नीड ऑफ द टाइम, राइट? ICW या इंग्लिश एग्जाम्स में ये पेपर काफी टाइम से था, जिसमें बेसिकली इस पेपर का थीम क्या है? थीम ये है दोस्तों, अजीजान मन, कि केस स्टडी आपके से एग्जामिनर पूछता है, 3 केस स्टडी पूछता है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1, 25 मार्क्स का उमूमन क्वेश्चन नंबर 2, 25 मार्क्स का उमूमन क्वेश्चन नंबर 3, राइट? एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड कि यार इस 3 सवालों में यू कैन डिलीवर हाउ द प्रोफेशनल थिंक। अच्छा, तुम सोच तो लेते हो, लेकिन एट टाइम्स हम ड्राफ्ट करने में गड़बड़ कर जाते हैं, राइट? तो देयर आर 2 challenges, राइट? फर्स्ट challenges इज, जैसे सर कह रहे थे कि यार वी टेंड नॉट टू फीड द बच्चा, राइट? वी टेंड टू मेक श्योर कि उसका थॉट प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो। जैसे मुनीर साहब ने कहा, यार अगर मैं सारे पास पेपर्स करा दूंगा तो बीनीथ द लाइंस एक चीज ये भी है कि आई एम ट्राइंग टू स्पून फीड द बच्चा, विच इज एट द एंड ऑफ द डे नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? इस पेपर को, जो कि आप उमूमन यहां पे अटेम्प्ट कर रहे होंगे 3rd अटेम्प्ट में, पास करने के लिए व्हाट आई थिंक इज इंपॉर्टेंट, you should have, or you should cultivate, or you should pollinate the ability to think, right? मसला क्या है? बसर एहतराम कि सर हमने जो ये सारे सब्जेक्ट्स में ड्यू टू XYZ रीजंस बहुत ज्यादा स्पून फीड कर दी, राइट? मैं जब पढ़ता था मेरे पास थद्दे होते थे उन हैंडआउट्स के, जो एट द एंड ऑफ द डे मुझे हेल्प करते थे एग्जाम पास करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप नहीं कर सक रहे थे। एक अप्रोच ये है कि मेरे पास 3-4 किताबें हैं जो मैं पढ़ लूं और जाके एग्जाम दे दूं, और एक अप्रोच ये है कि मुझे स्पून फीड कर दिया गया और मैंने बहुत सारे हैंडआउट्स के जरिए, मतलब मेरा 80% काम मेरे फैकल्टी मेंबर ने किया, मुझे वो पर्चा दे दिया, मुझे पता चल गया ओके दिस इज द लाइन एंड लेंथ, इस पिच पे खेलना है तो मैं फॉर एग्जांपल ये इनिंग जीत जाऊंगा। तो यहां पे गड़बड़ हो जाती है, राइट? तो MSc 2 में यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, राइट? तो मेरी एक सजेशन ये है कि जब आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, बिलखुसूस BFD, ऑडिट, स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्राई टू डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। और इन दोनों पर्चों में, ऑडिट और स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, मेक श्योर दैट यू आर समवन जो कि एक अच्छा लिखारी भी है, राइट? आप ऑडिट के आपको राजलैन भी गाइड करेंगे, मतलब यू शुड हैव द स्किल टू राइट, राइट? अच्छा, मसला क्या होता है आज भी अगर हम देखते हैं बॉस, इंडस्ट्री में आई एम लीडिंग करंटली द प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग डिवीजन एट GSK, तो मेरे जो स्टेक होल्डर्स है वो अक्रॉस बॉर्डर्स बैठे होते हैं, राइट? तो उनकी एक ऑब्जर्वेशन होती है कि यार एट टाइम्स हम प्रेजेंटेशन जो देनी होती है लीडरशिप को, हम बहुत ज्यादा लिख के दे रहे होते हैं, वी आर नॉट प्रिसाइज राइटर्स, विच एट द एंड ऑफ द डे आपके एग्जाम का भी मसला, 3.5 घंटे का पेपर, लेकिन एक जनरल फीडबैक है कि सर पेपर पूरा नहीं हुआ। व्हाट्स द इशू? हम अपनी बात को उस एग्जामिनर तक पहुंचाने में सक्सेसफुल नहीं हुए, राइट? तो ये 2 चीजें हैं आपके जहन में जो है, that should translate on your transcript, but कैसे? That should translate professionally, right? You should exhibit the professionalism in the पर्चा, right? आपकी लिखाई में वो चीज झलकनी चाहिए, और यही चीज की कोशिश क्लास में हम कर रहे होते हैं, because at the end of the day you are expert and being taught by the expert here, तो यहाँ तो कुछ concept checklist 10 out of 10, यहाँ पे I feel 10 out of 10 नहीं होता, थोड़ा सा इसमें बीफ अप करने की जरूरत होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे द पासिंग रेशियो इन MSc 2 अनफॉर्चुनेटली इज नॉट वेरी इंप्रेसिव। व्हाई? बिकॉज अब हमें सब तो पता है, लिखना भी आता है, सॉरी हमें कॉन्सेप्ट्स तो पता है, बट चूंकि हमें लिखना नहीं आ रहा, चूंकि हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो दैट्स द इशू। वन लास्ट थिंग बिफोर आई एंड, आई वुड सजेस्ट जब तुम MSc 2 का पर्चा दे रहे हो, तुम टैक्स डन डस्टेड हो, बिकॉज हाउ इज द MSc 2 का फ्रेमवर्क? You are being tested roughly around 40 to 45% on strategic performance management, roughly on 40 to 45% on business
finance decision, and 10% of your syllabus is related to taxation, right? So it's better, guys, it's better, ladies and gentlemen, to my friends sitting online, that तुम्हारे पास tax की knowledge भी hands-on हो, then you have nothing stopping you to pass this paper, right? If there's no any other question, Ali Mooney would sign off with the dua that may God bless you all. और आप इस पेपर में भी, CA की जर्नी में भी, you guys ace. This पेपर में थ्योरी है या प्रैक्टिकल है? खूब, इस पेपर में थ्योरी है या प्रैक्टिकल है? एक एग्जांपल देता हूँ. 50 मार्क्स का सवाल है. सवाल ये है कि खानानी साहब एक कंपनी खानानी साहब एक हाई एंड प्रोफेशनल है और इन्होंने अब अपनी फर्म भी चलाते हैं और अब ये एक मलेशिया में फर्म एक्वायर करने जा रहे हैं, राइट? अब सवाल इस नौयत का आता है कि जब ये मलेशिया में फर्म एक्वायर करेंगे तो आप वैल्यूएशन भी करके दे दें, आप इनको बता दें यार स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है. अब आप सोचें, जब ये उधर फर्म जाएंगे, इनका एक रिस्क होगा रिंगिट और PKR की पैरिटी, है ना? रिंगिट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, राइट? आजकल तो PKR डिप्रिशिएट हो रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क और हेजिंग का रिस्क भी खनानी साहब के जहन में होगा. दूसरा रिस्क होगा इनके जहन में, सर मैं इतना पैसा लगाऊं तो मेरा मोड ऑफ एंट्री क्या होनी चाहिए? क्या मैं यहाँ से बैठ के मलेशिया में सर्विसेज दूं या मलेशिया में एक स्टाफ रखूं और लोकल स्टाफ रखूं जिससे मुझे बिजनेस मिले? अगर यूं करता हूं तो मेरा बहुत आउटफ्लो होगा. आई मीन यू आर बीइंग गिवन सच केस स्टडीज जहां पे आपसे सवाल और जवाब होता है कि यार ये इन्वेस्टर है, ये यहाँ पैसे लगा रहा है, इसमें क्या स्ट्रेटेजिक रिस्क है, क्या फाइनेंशियल वैल्यूएशन है, क्या NPV होगी, क्या हेजिंग के पैरामीटर्स होंगे. तो इस नौयत का सवाल होगा. पैसा यहाँ से बाहर जाएगा, टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन होगी, राइट? वहां पे प्रॉफिट से पैसा यहाँ रेमिट होगा तो डिविडेंड रेमिटेंस पे टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन होगी, ग्रुप टैक्सेशन का क्या इम्प्लीकेशन होगी. आई मीन इस नौयत के सवाल और जवाब आपसे पूछता है. आखिरी चीज, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर फनल डाउन करूं स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, तो स्ट्रैटेजी के साथ साथ देयर आर 3 थिंग्स जो एग्जामिनर पूछता है. वन इज IT, राइट? So you, I mean, I'm just telling you because once you will be going through this, तो आपके जहन में होना चाहिए what is examiner testing in semester 2. IT strategy, HR strategy, and marketing strategy, right? Marketing strategy में things are emerging. Examiner is asking on online platform, how is online marketing, stuff like that. So these all things will emerge further when you are sitting here in the semester 2. So this is the overall broad framework of the syllabus. Roughly around 50 to 60% is your theory and like 30-40% computation. Yeah, very well concisely summarized. शेख साहब ने बताया कि यार, क्योंकि सबसे पहले जब हमने इस एग्जाम स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो मैंने बॉस की गाइडेंस से पढ़ाया था. बॉस हमने शायद 2 बैच साथ पढ़ाए थे, 2 से 3 बैच साथ पढ़ाए थे, और फिर आई वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू टेक दिस फर्दर. सो 60% is theory, 40% is computational aspect. But that theory is also linked to your computational analysis. हाँ, अगर आपका नंबर सही नहीं आया तो आपने उस नंबर को जिसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है, दैट वुड बी एन इशू, एंड वाइस वर्सा. अगर आप थ्योरी में करेक्ट नहीं है तो आप सही ट्रैक नहीं पकड़ रहे होंगे जिससे आप वो कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट कर रहे होंगे. सो आई मीन दिस इज अ ब्लेंड ऑफ वो, जैसे मैंने शुरू में कहा था, बड़ा हसीन और मुदल्लिल और पुरकशिश इम्तिजाज है ये 2 चीज़ों का. मेरे दोस्तों, सर सही है सर, थैंक यू. Very well. Thank you, Azizan Eman. God bless you all. In case you need any advice, be it exam focused, be it any other, Ali Mooney is here to help you out. Bye-bye. God bless you. Thank you. Thank you sir for summarizing it. और जो है अब हम आएंगे एक और दोस्त के पास जो कि माशाल्लाह जो है MSA 1 को टीच करते हुए आ रहे हैं. इनका पासिंग रेशो भी मेरे ख्याल में पिछली जो है 1-2 अटैम्प्ट्स में बहुत ज़्यादा फार एक्सीड कर रहा है MSA 1 में. और माशाल्लाह इनके पास लोकल जो है एक्सपीरियंस भी है, इंटरनेशनल भी सर के पास माशाल्लाह एक्सपीरियंस है न्यूजीलैंड का. और यहाँ पर वो माशाल्लाह एक फ़र्म भी चला रहे हैं. तो फ़र्म जब आप चलाते हैं तो आपको उसमें FFR भी देखना होता है, अकाउंटिंग भी देखनी होती है, ऑडिट भी देखना होता है, तमाम एरियाज से. तो बहुत सारी तालियों में सर लजलैन को दावत देंगे. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स. काफ़ी सारी बातें तो ऑलरेडी हो चुकी हैं. सर अली मूनी ने काफ़ी सारी ऐसी बातें कर ली जो शायद मुझे करनी थी, तो मैं काफ़ी समराइज़ करूँगा. देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को अगर हमें समझना होता है या पढ़ना होता है, आई पर्सनली फील कि उस सब्जेक्ट के जो लर्निंग आउटकम्स हैं या ऑब्जेक्टिव हैं वो हमें समझ लेने चाहिए. इफ़ यू टॉक अबाउट MSA स्पेसिफिकली, तो MSA में एग्जामिनर का ऑब्जेक्टिव क्या था, ICAP का ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वॉज अ वेल थॉट
लेवल जो कि ICAP ने इंट्रोड्यूस करवाया था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव। MSA 2 की अगर मैं बात करूं, सर अली मुनी ने ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि द ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप यू एज फॉर अ लीडरशिप पोजिशन। कि जब आप एक ऊपर लेवल पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर अ चीफ CEO ऑफ अ कंपनी, ठीक है, या आप सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे बैठे हैं, हाउ डू यू टेक डिसीजंस, व्हाट आर द रिस्क्स इन्वॉल्व। लेकिन अगर मैं इसके काउंटर पार्ट से इसको कंपेयर करूं, MSA 1 के साथ इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो MSA 1 प्रिपेयर्स यू फॉर अ फर्म, कि अगर आप फर्म के पार्टनर बनते हैं तो क्या क्या नॉलेज, व्हाट नॉलेज डू यू नीड एंड हाउ डू यू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे। इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूं, एक स्टेप आगे लेके आऊं, तो अगर आप यहाँ पे भी देखें तो वंस यू आर डन विद FAFR एंड ऑडिट, आपका MSA 1 अनलॉक हो जाता है। कॉर्पोरेट लॉ का भी इसमें पोर्शन है, लेकिन दैट पोर्शन इज ओनली फॉर 5 मार्क्स, इससे ज्यादा की वेटेज नहीं है। MSA 1 में जब आप आते हैं, आपके पास इन दोनों सब्जेक्ट्स की नॉलेज ऑलरेडी होती है, तो क्या हमें MSA 1 पढ़ना चाहिए, सवाल ये आता है। MSA 1 का अगर मैं पेपर देखूं, आपके हिस्टोरिकली जो बाकी पेपर्स होते हैं, जो भी आप स्टार्ट से AFC लेवल से पढ़ते आते हैं टिल CFAP लेवल, उन पेपर्स की जो एवरेज लेंथ होती है ना, नंबर ऑफ पेजेस अगर मैं देखूं, इट इज अराउंड 7 to 8 पेजेस। लेकिन अगर MSA 1 का पेपर देखता हूं, उसकी लेंथ इज अराउंड 13 to 17 पेजेस। सो डीलिंग विद दैट पेपर बाय इटसेल्फ इज एन आर्ट, कि आपको उन 15 मिनट को जो आपको इनिशियली मिल रहे होते हैं, आप उन 15 मिनट को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, हाउ डू यू प्लान योर पेपर एंड हाउ डू यू राइट स्ट्रक्चर्ड एंड वेल प्लान्ड आंसर। So when you come in MSA 1, you have all the knowledge when it comes to financial reporting and audit. लेकिन जिस तरह सर अली मुनी ने भी कहा कि हमारी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर होती है। We do not know how to write good answers, how to write concise, concrete answers, well structured answers. So जब हम लोग MSA 1 में आते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि आपको multiple questions करवाए जाएं, not only from ICAP past papers but from other institutes as well, for example from ICEW, और आपको ये सिखाया जाए कि आखिर किस तरह से आंसर लिखना है। क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट केस स्टडी आ रही होती है, दैट इज ऑफ 50 मार्क्स, सेकंड केस स्टडी इज ऑफ 25 मार्क्स एंड द थर्ड वन इज ऑफ 25 मार्क्स एज वेल। और इन तीनों केस स्टडीज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज बीइंग टेस्टेड और ऑडिट इज बीइंग टेस्टेड, बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स आर बीइंग टेस्टेड एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपको पार्ट ए में ये कहा जाएगा दैट व्हाट आर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस, और सेकंड में आपको ये कहा जाएगा कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे इसका क्या इंपैक्ट होगा। आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऑडिट कमेटी को एक प्रेजेंटेशन बना के देनी है, ठीक है, ऑन सर्टेन मैटर्स। एंड वंस अगेन यू आर नॉट ओनली लिमिटेड टू फर्म और बीइंग अ पार्टनर, आपको ये भी कहा जा सकता है दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस। तो जब आप फर्म में होते हो, व्हेन यू आर ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल, आपका थॉट प्रोसेस कुछ डिफरेंट होता है। जब आप CFO के रोल में होते हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस के रोल में होते हो, योर थॉट प्रोसेस इज वेरी डिफरेंट। तो यू हैव टू पुट योरसेल्फ इनटू द शूज जिसमें एग्जामिनर आपको देखना चाह रहा है, एंड देन यू हैव टू ड्राफ्ट योर आंसर। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल यू आर पुट इन अ रोल ऑफ CFO, लेकिन आप जो आंसर लिख रहे हैं, यू आर अज्यूमिंग योरसेल्फ दैट यू आर पार्टनर ऑफ अ फर्म, आपका आंसर 100% गलत हो जाएगा। The wording, the technical aspects which you have to consider will be drastically wrong, और फिर आपको मार्क्स नहीं मिलते। So when you come to MSA 1, you have to focus on drafting as much answers as you can, doing as much questions as you can, और उन क्वेश्चन में सिर्फ ये नहीं है, जिस तरह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब हम लोग पढ़ते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो हमारा पेपर होता है, उसमें क्या होता है दैट वी हैव टू कैलकुलेट, EPS कैलकुलेट करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, कंसोलिडेशन करें, गुडविल का नंबर कैलकुलेट करें। यहाँ पे कैलकुलेशन इज ऑफ अराउंड 10 मार्क्स ओनली MSA 1 में, 10 to 15 मार्क्स। बाकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एरिया टेस्ट होता है, लेकिन यू हैव टू स्टेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। अगर गुडविल का एक फॉर्मूला है या गुडविल एक तरीके से कैलकुलेट होती है, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दैट प्रिंसिपल। You don't have to calculate the number only, but आपको उसके पीछे का जो प्रिंसिपल है वो भी पता होना चाहिए। You have to write that down as well, and that is unfortunately where we struggle. हमें फॉर्मूलाज तो याद होते हैं कि गुडविल का एक तरीका है निकालने का कि हमने परचेज कंसिडरेशन में से नेट एसेट्स अपने लेस कर दिए,
बट वी डोंट नो कि उसका प्रिंसिपल के पीछे जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है, उसकी बेसिस ऑफ कंक्लूजन है वो क्या है। सो व्हेन यू कम टू MSA1 हम लोग इन सारे एस्पेक्ट्स पे फोकस करते हैं। वंस अगेन इट्स अ 3.5 आवर्स पेपर, और हमें ICAP ने कहा है दैट यू कैन ब्रिंग एनी 5 बुक्स विच यू वांट। So you have 5 options, you can take 5 books along with you, but you have to end up passing this particular paper. ठीक है, सो काफ़ी सारी बातें सर अली मुनी ने ऑलरेडी कर दी है दैट हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। उसी तरह से हमने MSA1 और MSA2 का जो ब्रॉड लेवल मॉडल है वो हमने सेम ही रखा है। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अबाउट 70 to 80% क्वेश्चंस इन क्लास, बाकी 20 to 30% जो होते हैं वो हम आपको असेसमेंट्स की फॉर्म में देते हैं। सजेस्टेड आंसर्स आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन द ICAP's वेबसाइट एज वेल, हम लोग अपने सजेस्टेड आंसर भी देते हैं सो दैट यू कैन बेंचमार्क योर सेल्फ। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का, फिजिकल स्टूडेंट्स का, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का, सो आई एम हैप्पी टू एड्रेस। सर MSA1 की कोर्स लेंथ कितनी है? MSA1 की कोर्स लेंथ जो क्लासरूम आवर्स हैं इट इज अबाउट 100 आवर्स रफली, एंड अगर मैं उसको 100 आवर्स को ब्रेक करूं उसमें हम लोग रिवीजन करते हैं। जो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका भी रिवीजन होता है, इंपॉर्टेंट ऑडिट स्टैंडर्ड्स उनका भी रिवीजन होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 60 to 70% ऑफ द टाइम इज स्पेंट ऑन ड्राफ्टिंग। When we come to drafting, we have developed templates for each type of questions. We have analyzed ICAP's past paper and we have come up with some templates, और उन templates के मुताबिक अगर आप लिखते हैं so you get good results, and this strategy has proved over the past I would say 3 to 4 attempts जहाँ पे हमारा जो passing ratio है it far exceeds the ICAP's benchmark. Thank you sir. Thank you. अच्छा देखें, एक चीज़ जो है ना केएनएस में हमारी कोशिश हमेशा होती है, जैसे आपने अभी बातों से भी सुना, आपको लगा भी होगा कि एक तो जो टीचर हो उसका रेलिवेंट वो एक्सपीरियंस हो, प्रोफेशनली भी। जैसे सर अली मुनी माशाल्लाह GSK में प्लानिंग को हेड कर रहे हैं, तो वही MSA2 रिलेटेड पेपर। सर लजलैन फर्म में है FFR ऑडिट। सर खलील ने तो माशाल्लाह बहुत सारे काम किए हैं, तो सही है। तो सर खलील का जो BFD डिसीजन मेकिंग, सर मुनीर टैक्स देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये करना है, और साथ साथ में आपकी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी काम करना है। तो ये है क्लासेस FFR की, इंशाल्लाह ये जो कमिंग वीक है उससे स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी जो हमारे पेपर्स हैं उनकी क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी आफ्टर जो पेपर वीक हो जाएगा। अभी हमारे जो CA फाइनल की अटेम्प्ट है जून की, तो आप ये समझे मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 3rd वीक के एंड से या 4th वीक की बिगनिंग से हमारी बाकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। फैकल्टी यहाँ पर मौजूद है इंक्लूडिंग दी सर ग्रेट सर खलील। तो अब आप लोगों का कोई भी सवाल हो, फिजिकल वाले जो बच्चे हैं या ऑनलाइन, तो वो पूछ सकते हैं अबाउट जो है एनी पेपर या कोई भी जो है प्रोफेशनल रिलेटेड एक्सेट्रा। किसी का कोई सवाल? सर कोई सवाल है कि वो नोट पैड करना पड़ेगा फाइनल। जैसे होता ये कि एक रजिस्टर बनाने में जैसे हम कोई चीज समझते हैं और आप कोई चीज समझा रहे हैं, तब होता है कि हमारी जो 50% जो हमारी फोकस होता है वो लिखने पे होता है। ये होता है कि सर मिटाना चाह रहा हूँ इंग्लिश में होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता, तो ऐसा समझ आता है कि कुछ चीजें हमारी नहीं हो जाती, तो वो जब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ नहीं आता पूरे जो स्कैनर उसका मतलब रहता है। अगर नोट पैड होगा तो एक फायदा ये होता है वो मिल जाते हैं आपको। वहाँ पे हमें PDF मिल जाएगी और हमें सुकून रहता है कि जो हम पे बाद में मिलेंगे। अच्छा, इस पे दोनों इस पे आते हैं। अब जैसे मैं अपनी FFR की बात करूं तो FFR में कुछ टॉपिक्स मैं बोर्ड पे कराता हूं, कुछ टॉपिक्स वन नोट के थ्रू जो करा रहा होता हूं। तो ये है। अच्छा, वैसे भी मेरी आदत है, मैं शायद कैफ पे हूँ या FFR पे हूँ, मैं बच्चों को यही कहता हूँ जब मैं समझा रहा हूँ तो आपके हाथ में बस कैलकुलेटर होना चाहिए, वो करें। मैं समझा लूँ उसके बाद आप कॉपी करें, टाइम मैं देता हूँ, सही है। रिकॉर्डिंग में भी आप अगर ले रहे हैं तो आपका यही माइंडसेट हो, जब टीचर ने समझा रहे हैं आप समझें, बाद में आप कॉपी करें। वन नोट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जब सवाल की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो वहाँ पर हम वन नोट भी यूज़ करते हैं, बट ये डिपेंड करता है टीचर टू टीचर। हमें जो फीडबैक यूजुअली आया है वो ये आया है कि जो कंप्यूटेशनल खास तौर पे पेपर्स हैं उसमें जो है बच्चे का फीडबैक आया कि सर वी वांट टू सी कि टीचर सामने खड़ा हुआ हो तो उससे हमें ज़्यादा इंटरेक्टिव फील होता है। तो ये एक फीडबैक हमारा जो है इस हवाले से आया है। ठीक है, कोई और सवाल? 4 पेपर देने हैं तो कितने टाइम पढ़ना चाहिए? सर खलील ने माशाल्लाह बड़ा अच्छे से समराइज किया था कि जो है आपने कंसिस्टेंटली 2 घंटे तो दिन के पढ़ने चाहिए। इस बड़ा स्मार्ट
प्लानिंग करनी चाहिए हमें? सर टैक्स के पेपर में थ्योरी और प्रैक्टिकल का रेशो 50-50 कितना है? थ्योरी का रेशियो आप समझे 65%। अच्छा, टैक्स का जो ओपन बुक होने के बाद थ्योरी का जो रेशो है वो है 65%। टेस्टिंग इज मोर रादर देन कॉन्सेप्चुअल, मतलब ये नहीं होगा कि आपने जैसे टेक्स्ट में नीचे जो सर मेरे ख्याल में रोट लर्निंग भी कभी कभी पूछ लेता है, वो नहीं है। यहाँ पर केस स्टडीज ही आपकी होंगी। सर अली मुनी MSA 2 जो है उसकी कोर्स ड्यूरेशन कितनी है? क्लास आवर्स roughly 75 आवर्स हैं। MSA 1 और MSA 2 की क्लासेस आफ्टर रिजल्ट होंगी या आफ्टर जो है ये पेपर्स? आफ्टर रिजल्ट स्टार्ट होंगी, क्योंकि वो जाहिर सी बात है तभी जो है एक चीज फाइनल हो जाती है। कोई और सवाल है किसी का? फिजिकल ऑनलाइन लॉ टैक्स हैं, ये 4 महीने में किस तरह होंगे? देखिए हमने कहा ना टैक्स जब हम जो हमने रखा है टैक्स आप दे रहे हैं तो ये पढ़ा हुआ तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि ओपन बुक है मोर ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल। और लॉ के साथ जब आप आएंगे तो आपके पास MSA 2 और लॉ है। लॉ मतलब आपने चीजें पहले वही MSA 2 पढ़ा हुआ है, तो उसको सर अली मुनी इंशाल्लाह सिखाएंगे किस तरीके से सवाल में अप्लाई करना है। तो नया पेपर अफेक्टिवली इसको हम कहते हैं नई चीज बिल्कुल शुरू से बिगिनिंग से आपको पढ़नी है, तो वो लॉ है, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो उसमें कोई वो नहीं है कि बड़े आराम से जो है हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो आपको इंशाल्लाह गाइड भी करते रहेंगे। कोई और सवाल? FFR की क्लासेस कितने दिन होंगी वीक में? 3 डेज हम रखते हैं क्लासेस वीक में। टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स होता है और जो है बिल्कुल आपकी जो है फॉर्म की टाइम वगैरह के हिसाब से भी होगा। बट जो है लेट्स सी कितने लोग लाइव क्लासेस में आते हैं, वरना अब तक जो हमारा तजुर्बा है कि बच्चे प्रेफर रिकॉर्डिंग को ही करते हैं। और सर वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा फिर? मैं तो देखें FFR की लाइव होती है तो उसमें तो हो रहा होता है, वैसे भी व्हाट्सएप पे होता है। जो टीचर्स रिकॉर्डिंग पे जाएंगे तो उनका बिल्कुल वेबिनार होता है और उसमें बिल्कुल जो है आप वो कर सकते हैं। डेमो लेक्चर्स जो हैं यूट्यूब पे बिल्कुल हमारे अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे आप KNS के पेज को जाके सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी FFR की, BFD की, टैक्स की, बाकी पेपर्स की भी इंशाल्लाह, तो आप वहां से देख सकते हैं। FFR की क्लासेस आप KNS के पेज पे चले जाएं। हमारा जो CA फाइनल वाला सेशन है उसको जो है उसका ग्रुप है व्हाट्सएप, वो ज्वाइन कर लें। मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह इस कमिंग फ्राइडे से या सैटरडे से स्टार्ट हो जाएंगी हमारी FFR की क्लासेस। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे से होंगी। तो ये ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी क्लासेस में। अल्लाह आप सबको कामयाब करे और ये जो नई जर्नी है आपकी, जो बहुत सारे लोग जो नई जर्नी है CFAP की, उसमें अल्लाह आसानियां पैदा करे। बस एक बात याद रखना कि सर ये मैं अक्सर एक बात एंड में कहता हूँ कि ये जो 3.5, 4, 5 साल हमारे होते हैं ना, इसमें कभी कभी एक सर ने जैसे शुरू में बताया था कि प्रेशर पीरियड भी होता है, सब कुछ होता है। बट याद रखें ये जो ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है ना, ये आपको इतना सिखा देता है कि जब आप आफ्टर ट्रेनिंग 3.5, 4, 5 साल बाद कहीं जाते हैं ना, तो आप खुद डिफरेंस फील करते हैं कि आपने 4, 4.5, 5 साल में इतना सीख लिया है जो शायद बहुत सारे लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने जाके बाद में ज्वाइन किया वहां पर 20, 25 साल में नहीं सीख सके। तो ये है, ये समझ के करें कि ये आपका अपने ऊपर इन्वेस्टिंग का पीरियड है कि इसमें आप अपने ऊपर अपनी लर्निंग करेंगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आगे जाके आपको बहुत आसानियां होंगी। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आप सबसे। अल्लाह हाफिज।